हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए तरुण कुमार छाबड़ा आप सबका एक बार फिर से सीए तरुण छाबड़ा क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें अकाउंटिंग की भाषा में यूज होने वाली सभी टर्म्स के बारे में बताया गया है, उनकी डेफिनेशन दी गई है और उनका मीनिंग दिया गया है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है जी। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम अपनी शुरुआत करते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी एक एग्जाम्पल लिया था कि मैं कोई मिस्टर महेश मंदानी जी हैं, उन्होंने अपना गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करा। उन्हीं 2025-26 में उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है जी, तो वो उन्होंने क्या क्या ट्रांजैक्शन की, उसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी। तो देखिए, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। मिस्टर महेश मंदानी है, कोई गुजरात में बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने एक रेडीमेड्स गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है जी। और जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, तो ये कुछ उन्होंने इस प्रकार से कुछ ट्रांजैक्शन करी। अब उनका पहले ट्रांजैक्शन देखने से पहले ना आप उनका बिजनेस मॉडल समझ लीजिए। उनका बिजनेस मॉडल क्या है? वो मार्केट से ना कॉटन परचेज करते हैं। कॉटन से वो बनाते हैं थ्रेड, थ्रेड से वो बनाते हैं क्लॉथ, लंबा थान वाला कपड़ा। क्लॉथ से वो गारमेंट्स बनाते हैं। गारमेंट्स भी वो 3 तरीके के बनाते हैं, लेडीज गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स और किड्स गारमेंट। अब जो ये कॉटन वो मार्केट से परचेज करते हैं ना, ये इनका कच्चा माल है, इसको तो हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। और जो ये कॉटन से थ्रेड और थान वाला जो कपड़ा बनाते हैं, ये इनके ऊपर बोलते हैं अभी कार्य प्रगति पर है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये पूरी तरीके से अभी फिनिश्ड गुड्स नहीं बने हैं, इसलिए हम इनको सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड्स, और दूसरा क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। और ये गारमेंट्स, लेडीज गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स, ये इनके फिनिश्ड गुड्स हैं। अब इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट करा है ना, महेश मंदानी जी ने, अब 2025-26 में स्टार्ट करा है, इसलिए 2025-26 में जो इनके अकाउंट बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 2025-26 का। तो ये जो 12 मंथ का पीरियड है, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक, इसको तो हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इन्हीं 12 महीने के पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में। ठीक है जी। तो इन्होंने ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन का ब्यौरा दिया हुआ है, और उसके साथ इन्होंने डेट भी दिया हुआ है, 18 अप्रैल, 28 अप्रैल, 5 मई, सबसे आखिर में 13 मई 2026। मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच की उनकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन दी होंगी। इससे डेट इधर नहीं होगी, और 26 मार्च तो 31 मार्च 2026 से डेट्स इधर नहीं होंगी। इनके बीच में जो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उसको हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसको ये सारी आइटम्स तो लगभग चाहिए ही होती है। महेश मंदानी जी ने बिजनेस स्टार्ट करा है गारमेंट्स का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा है, तो उनको क्या चाहिए? उनको एक फैक्ट्री बनानी, फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए, उसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी करेंगे। ठीक है जी। फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए और उसके लिए बिल्डिंग चाहिए। अब जो फैक्ट्रियां में गारमेंट्स बनेंगे, उनको गारमेंट्स 2 लोगों की मदद से बनेंगे। एक तो उनको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, ठीक है जी, एक एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, दूसरा एम्प्लॉय मशीनें लगानी पड़ेंगी, मशीनों के ऊपर एम्प्लॉय काम करेंगे, तो उनको मशीनरी भी चाहिए और एम्प्लॉय भी चाहिए। अब कोई आएगा तो सोफे पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, चेयर पर बैठेगा, कोई टेबल भी चाहिए, तो उनको ये सारा का सारा फर्नीचर चाहिए। ठीक है। फर्नीचर के अलावा उनके फैक्ट्री में या उनके ऑफिस में, उनके आउटलेट में लाइटें लगी होंगी, सिंक, बाथरूम में सिंक लगे होंगे, टॉयलेट लगी होंगी। उनका जो आउटलेट जहां पर वो कपड़े बेचेंगे, कुछ ना कुछ रैक लगे होंगे, शेल्फ लगे होंगे, तो वो रैक, शेल्फ, सिंक, टॉयलेट, लाइट्स, उनको बोल देते हैं फिक्सचर। ठीक है जी। अब एसी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। कंप्यूटर, लैपटॉप चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए। कोई ऑर्डर के कोई बिल आता है, उस बिल निकाल के देने के लिए उसको प्रिंटर चाहिए, तो कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल से ही तो फिनिश गुड्स बनाएंगे। कुछ ना कुछ कैश और बैंक भी जाएंगे, जिसकी मदद से वो सारे के सारे खर्चे इत्यादि करेंगे। अब देखिए, अभी फिर से मैं अपने ट्रांजैक्शन पर जाऊं ना, मैं आपको एक छोटा सा अंतर बता देना चाहता हूं फर्नीचर और फिक्सचर के बीच में। ठीक है जी। फर्नीचर क्या होता है?
फर्नीचर कोई ऐसी आइटम ना जो जिसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू तो है, कुछ ना कुछ पैसे हैं जो हमारे को प्रोडक्शन में, हमारे को बिजनेस में हेल्प करेगी वो आइटम, लेकिन वो आइटम मूवेबल है। ठीक है जी, जैसे कि टेबल, चेयर, सोफा, ये सारी की सारी आइटम मूवेबल है। ये सारे के सारे आपके फर्नीचर हैं। ये सारी की सारी आइटम बिजनेस में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी रखते हैं और आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे, और ये सारी की सारी आइटम मूवेबल है, इसलिए कहलाता है फर्नीचर। लेकिन फिक्सचर क्या है? फिक्सचर फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता है। एग्जांपल है फिक्सचर का लाइट्स। आपके फैक्ट्री में लाइट लगी होंगी, जो जिस आउटलेट में जाकर के कपड़े बेचेंगे उसमें लाइट लगी होंगी, कुछ स्विच लगे होंगे, एमसीबी लगी होंगी, ये सारी की सारी फिक्स कर दी गई हैं और ये सारी की सारी आपके प्रोडक्शन में मदद करेगी। इनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, इसलिए ये बोलते हैं इनको फिक्सचर। तो इसको लिख देते हैं, इनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है और प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। और इनका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये मूवेबल है। और फिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिक्सचर की भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है और ये प्रोडक्शन में हेल्प करती है और ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करती है। तो ये फर्नीचर और फिक्सचर का अंतर है। अब कोई सिंक, टॉयलेट, बाथरूम में जितने भी सिंक या टॉयलेट लगे होते हैं वो भी फिक्स हैं, उनके वो भी इम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्प्लॉइज़ वहीं पर जाकर तो अपना फ्रेश होंगे, तो वो भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इम्प्लॉय की हेल्प कर रहे हैं। कोई रैक और शेल्फ लगा हुआ है, कोई अलमीरा लगी हुई है, वो सब भी आइटम आपकी फिक्स हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ये देखिए कि मैंने ना एक पिक्चर बनाया है। इस पिक्चर को आप इमेजिन करिए, जो महेश मंदानी जी गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं ना, गारमेंट्स के बिजनेस का उन्होंने एक आउटलेट भी बना के रखा हुआ है जहां पर वो सारे के सारे अपने फिनिश्ड गुड्स लगाते हैं और बेचते हैं। ठीक है जी, तो ये उनके आउटलेट की एक पिक्चर है। उनके आउटलेट में आप देखिए ये रैक बने हुए हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूं। ये जो रैक बने हुए हैं जिनके ऊपर पैंट रखी हुई है और शर्ट रखी हुई है, ये सारी की सारी आइटम फिक्सचर में है क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लाइट्स जो आप ऊपर देख रहे हैं, लाइट्स भी फिक्स हैं। लाइट्स के अलावा इनके कुछ स्विच होंगे वो भी फिक्स हैं, वो सब आपके फिक्सचर में है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सोफा रखा होता ना कस्टमर का आके बैठने के लिए, यहाँ पे कोई और फर्नीचर रखा होता, सोफा एक्सेट्रा, चेयर रखी होती, तो वो सब आपका क्या कहलाता? वो आपका कहलाता फर्नीचर। और ये जो फिक्स्ड हैं ये आपके कहलाएंगे फिक्सचर। ठीक है जी, अभी मैं इस टर्म को यूज करने वाला हूं और ये टर्म बहुत बेसिक टर्म है, इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी था। आई होप ये पिक्चर से आपको ये टर्म माइंड में बैठ गई होगी। अभी मैं अपने एग्जांपल पर आ जाता हूं। महेश मंदानी जी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, गारमेंट्स बिजनेस का। तो वो पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ अपने घर से पैसा ला रहे हैं, कुछ बैंक से लोन ले लिया, उन्होंने मार्केट से कॉटन परचेज कर लिया, मशीनें परचेज कर ली, और जो आउटलेट उन्होंने जहां पर वो कपड़े बेचते हैं उसको किराए पर ले लिया, इंप्लॉइज को सैलरी पे करते हैं, वो फर्नीचर और फिक्सचर परचेज कर लिया, कंप्यूटर परचेज कर लिया, और जो वो फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, गारमेंट्स बनाएंगे, उनको वो सेल करेंगे। ठीक है जी, उन्होंने फिर एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ खर्चा कर दिया, इंश्योरेंस के लिए खर्चा कर दिया, और ये कुछ अपना बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ आइटम ले गए। देखिए कुछ 30, 35, 40 एक आइटम हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। मैं पहले थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ इन ट्रांजैक्शन के माध्यम से कि वो आइटम्स क्या हैं, फिर मैं उनकी थ्योरी पर आपको ले जाकर के उनकी थ्योरी से और उनको और भी एक्सप्लेनेशन में करूंगा। ठीक है जी, अब देखिए जो 50 लाख रुपए अपने घर से लाए, मनी बोट फ्रॉम हाउस टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, 18 अप्रैल 2025 को वो जो 50 लाख रुपए अपने घर से बिजनेस में ले आए उसको तो वो बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब कि पूंजी, 50 लाख की वो पूंजी घर से ले आए अपने बिजनेस में। ठीक है, और अब जो वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना रेडीमेड गारमेंट्स का, उस बिजनेस को उन्होंने नाम दे दिया डेक्स्टर इंग्लैंड। डेक्स्टर इंग्लैंड के नाम से उन्होंने एक ब्रांड खड़ा कर दिया। सारे कपड़ों पे आउटराइट ब्रांडिंग होगी, यहां पर डेक्स्टर इंग्लैंड लिखा जाएगा, कॉलर पर डेक्स्टर इंग्लैंड लिखा जाएगा। डेक्स्टर इंग्लैंड के कपड़े अब मार्केट में बिकेंगे। डेक्स्टर इंग्लैंड जो उन्होंने अपने बिजनेस को नाम दे दिया, ये डेक्स्टर इंग्लैंड आज से कहलाएगा एंटिटी। अब महेश मंदानी एक अलग आदमी है और डेक्स्टर इंग्लैंड जो उन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया वो एक अलग आदमी है। महेश मंदानी जो है ना वो एक नेचुरल पर्सन है जिसे भगवान ने बना करके बेचा है, भगवान ने बना करके भेजा है। और जो इन्होंने डेक्स्टर इंग्लैंड के नाम से अपना बिजनेस खड़ा कर दिया, एक ब्रांड बना दिया, एक कंपनी बना दी, वो डेक्स्टर इंग्लैंड क्या है? एक
आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे इंसान ने बनाया है। लेकिन ये पर्सन दो अलग हैं। अब महेश मंदानी अलग हो गया और डेक्स्टर इंग्लैंड अलग हो गया। जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे डेक्स्टर इंग्लैंड के बिहाफ पर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वेरी गुड। अब देखिए महेश मंदानी जी ने जो डेक्स्टर इंग्लैंड नाम से अपनी एक एंटिटी बना दी है, इसको हम बोल देते हैं एंटिटी। ठीक है, एक टर्म तो आप पहले समझ लीजिए एंटिटी, इसको हम चैप्टर में और कवर करेंगे। फिलहाल जो डेक्स्टर इंग्लैंड नाम से इन्होंने ब्रांड बना दिया इसको बोलते हैं एंटिटी। अब ये जो इन्होंने डेक्स्टर इंग्लैंड नाम से एक एंटिटी बना दी, वो तीन तरीके से इस एंटिटी को बना सकते थे। अगर उनको लगता है कि मैं अकेला आदमी सारी चीजें मैनेज कर सकता हूं, मैं मैनेजमेंट रख लूंगा, मैं इंप्लॉय को सैलरी बांट दूंगा, मैनेजमेंट मेरे बिजनेस को, मैं उनको सैलरी बांट दूंगा, वो बिजनेस को ठीक से मैनेज करते रहेंगे, तो वो कहता है मैं अकेला आदमी ही काम करूंगा, सारा का सारा प्रॉफिट भी मेरा, रिवार्ड भी मेरा, कैपिटल भी मेरी। तो इस बिजनेस को बोल देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी। अकेला आदमी जब काम करता है और अपने नाम से कुछ दुकान खड़ी करता है तो वो बोलता है उसने एक सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर दी। लेकिन महेश मंदानी जी को लगता है यार एक जने के बस का कुछ भी नहीं है, मुझे इस बिजनेस को करने के लिए कुछ ना कुछ पार्टनर चाहिए होंगे। तो वो क्या करते हैं महेश मंदानी जी ना, उनको दो पार्टनर मिल जाते हैं, रामलाल श्यामलाल। तो वो तीन लोग मिलकर अब काम स्टार्ट कर रहे हैं, रामलाल श्यामलाल और महेश मंदानी। जब उन्होंने पार्टनर ढूंढ लिया, पार्टनर ढूंढने के बाद जो ये डेक्स्टर इंग्लैंड नाम का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है महेश मंदानी जी सोचते हैं आज की डेट में ना कंपनियों का बड़ा फैशन स्टार्ट हो रखा है, जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसे कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराता है। कंपनी एक्ट 2013 में मैं भी अपने डेक्स्टर इंग्लैंड नाम के ब्रांड को रजिस्टर्ड करा देता हूं। ठीक है, अब मैं डेक्स्टर इंग्लैंड नाम के अपने ब्रांड को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा दूंगा, तो ये मेरा जो ये डेक्स्टर इंग्लैंड कहलाएगा एक कंपनी। अगर एक अकेला आदमी काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब दो और दो से अधिक लोग मिलकर के एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अगर हम इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर करा देते तो इसको बोलते हैं एक कंपनी। ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए जो इन्होंने डेक्स्टर इंग्लैंड नाम से बिजनेस स्टार्ट करा है, वो कंपनी हुई हो, पार्टनरशिप फर्म भी हो और सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो, उसको एक कॉमन नाम दे देते हैं हम, एक एंटिटी। उन्होंने एक एंटिटी स्टार्ट करी है डेक्स्टर इंग्लैंड नाम से, और उन्होंने 2025-26 में इस एंटिटी ने ये सारे लेन देन करे हैं, ये सारे की सारी ट्रांजैक्शन करी है। जो महेश मंदानी जी 50 लाख रुपए अपने घर से ले आए वो बोलते हैं कैपिटल, और जो 50 लाख रुपए का उन्हें बैंक से लोन अप्रूव हो गया इसे बोलते हैं बैंक लोन। और जो 5 मई 2025 को उन्होंने कॉटन परचेज करा, रॉ मटेरियल परचेज करा, उन्होंने 2 लाख तो उधार में क्रेडिट में परचेज करा, 8 लाख रुपए का कैश में परचेज करा, इसको बोलेंगे, चाहे वो कैश में परचेज करा चाहे क्रेडिट में परचेज करा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं परचेजेस। ठीक है। देखिए मैंने आपको ना पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था कि जो भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती है ना उसके लिए हम एक अलग ग्रुप बना देते हैं और उस एक ग्रुप को बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ना अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा इस एग्जांपल के थ्रू। मैं आपको काफी कुछ सिखाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा कंसंट्रेशन के साथ। अब देखिए जो 18 मई को अपने घर से 50 लाख रुपए लेकर के आए ना, उसके लिए हम अलग अकाउंट बना लेते हैं, टी शेप का अकाउंट। और 50 लाख रुपए का 28 मार्च को उन्हें जो बैंक लोन अप्रूव हो गया उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं बैंक लोन का। और 5 मई को जो उन्होंने कॉटन परचेज करा उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बना लेते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है जी। अब देखिए 3 जून को उन्होंने मशीनरी ले आए, बड़ी भारी मशीनरियां ले आए 22 लाख रुपए की। अब मशीनरी के लिए, मशीनरी भी उन्होंने परचेज ही करी है, लेकिन मशीनरी को इस हम परचेज लेजर में नहीं डालेंगे। परचेज लेजर में हम केवल 2 तरीके की ट्रांजैक्शन को डालते हैं। जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ना,
जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करें हैं, कॉटन उसके लिए रॉ मटेरियल है, इसका वो बाद में फिनिश गुड्स बनाएगा, उस रॉ मटेरियल को हम परचेज के लेजर में डालते हैं, उसको परचेज बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मान लेते हैं जो उनका एक आउटलेट का मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, इस आउटलेट में ये अपने ब्रांड डेक्स्टर इंग्लैंड के तो कपड़े बेचते ही हैं, उसके अलावा दूसरे ब्रांड के कपड़े भी बेचते हैं, लेविस के कपड़े बेचते हैं, मुफ्ती ब्रांड के बेचते हैं, हो सकता है वुडलैंड अगर कपड़े बेचते हैं तो वुडलैंड के कपड़े भी ला करके बेचते होंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के डिफरेंट ब्रांड के कपड़े भी वो बेचते हैं। तो वो कपड़े जो है ना, वो जो दूसरे ब्रांड के कपड़े वो लाए हैं वो भी परचेजेस में ही काउंट होंगे। उसको मैं बोल देता हूं गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। ठीक है जी। थोड़ा सा इमेजिन करने, थोड़ा सा, एक तो वो कॉटन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स अपने खुद के कपड़े बनाएंगे, दूसरा वो मार्केट से दूसरी कंपनियों के कपड़े बेचेंगे। तो एक तो है रॉ मटेरियल, दूसरा उन्होंने गुड्स परचेज करा उसको सीधा रीसेल कर देंगे। केवल ये दो आइटम जो हैं, केवल ये दो गुड्स जो हैं, इन गुड्स को हम बोलेंगे परचेज, और जो लेजर हो परचेज का हम अकाउंट बनाएंगे, केवल ये दोनों ट्रांजैक्शन को परचेज में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा वो कुछ भी परचेज करें, मशीनरी परचेज करें, एसी परचेज करें, कोई और फर्नीचर परचेज करें, फिक्सचर परचेज करें, उसको परचेज नहीं बोलते हैं, उसके लिए हम अलग अलग लेजर बनाते हैं। तो उन्होंने जो अभी फिलहाल मशीनरी परचेज करी है ना, मशीनरी के लिए वो एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, अलग से लेजर बनाएंगे। ठीक है जी। और अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये रॉ मटेरियल परचेज करना और ये गुड्स परचेज करना, इसको परचेज भी बोलते हैं, इसको गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसको गुड्स भी बोलते हैं, इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, और इसको स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसको बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझ लीजिए। जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज होगा, या फिर वो कुछ ऐसा माल मार्केट से परचेज करते हैं और उसको ऐसे कैसे बेच देते हैं, केवल ये दो चीजें, रॉ मटेरियल और गुड्स परचेज फॉर रीसेल, इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इसको हम गुड्स भी बोलते हैं, और इसको हम परचेजेस भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसके 4 नाम हो गए, मैंने आपको 4 नाम इसके बता दिए। अब देखिए वो क्या करते हैं, इंप्लॉइज को मंथली सैलरी पे करते हैं, कितने की, 3 लाख रुपए की सैलरी पे करते हैं। तो सैलरी जो वो पे करते हैं, सैलरी के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। और क्या पे करते हैं, वो रेंट, आउटलेट जो उन्होंने लिया हुआ है, वो किराए पर लिया हुआ है, जो आउटलेट का वो रेंट पे करते हैं, रेंट के लिए हम अलग से एक अकाउंट बनाएंगे। वेरी गुड। ठीक है। कंप्यूटर और लैपटॉप उन्होंने परचेज करा, 4 एसी परचेज करे, और उसके अलावा फिक्सचर और फर्नीचर परचेज करा, इसका भी अलग से हम लेजर बनाते हैं, फिक्सचर एंड फर्नीचर, इसका लेजर अलग हो जाएगा। एसी जो परचेज करे उसका लेजर अलग होगा, उसका अकाउंट अलग होगा। और उन्होंने कंप्यूटर और लैपटॉप जो परचेज करे हैं, इसका अकाउंट अलग से बनाएंगे, टी शेप का अकाउंट। अब देखिए उन्होंने जो फिनिश्ड गुड्स बनाए, गारमेंट्स बनाए, लेडीज गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स और किड्स गारमेंट्स, उस फिनिश्ड गुड्स को इन्होंने 31 अगस्त को बेच दिया। 15 लाख का तो इन्होंने उधार पर बेच दिया और 35 लाख का कैश में बेच दिया। ठीक है जी। तो जो ये माल बेचते हैं ना, जो फिनिश्ड गुड्स बेचते हैं, उसको हम एक सेल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, सेल अकाउंट। ठीक है जी। सेल अकाउंट हम अलग से बनाएंगे। अब मान लीजिए वो कल को उनके कंप्यूटर लैपटॉप में कोई एक कंप्यूटर लैपटॉप खराब निकल जाता है, या वो अच्छा नहीं निकलता है, वो कहते हैं मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूं, कोई फर्नीचर खराब निकल जाता है, कोई एसी खराब निकल जाता है, कोई मशीनरी खराब निकल जाती है, इनमें से वो कोई भी चीज अगर बेचेंगे ना, तो उसको हम सेल नहीं बोलेंगे। सेल किसको बोलेंगे, जो भी वो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं या फिर गुड्स मार्केट से ला करके बेचते हैं, जो वो फिनिश्ड गुड्स अपनी फैक्ट्री में खुद से बना रहे हैं या फिर फिनिश्ड गुड्स मार्केट से ला करके उसको ऐसे कैसे बेच देते हैं, तो उन दो चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल बोलते हैं। सिर्फ ये दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं सेल के अकाउंट में। और क्या कहता है, और कह रहा है उन्होंने कॉटन परचेज कर ली 2 लाख रुपए की, और वो और भी कैपिटल ले आए और बैंक लोन ले आए, उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दिया। अब एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने किया ना, एडवर्टीजमेंट के लिए हम एक और नया लेजर बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट।
ठीक है जी। जितने भी आपको नए नए शब्द दिख रहे हैं सबका एक लेजर बनेगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। फिलहाल देखिए इसको थोड़ा सा ना आप लेजर को बनाना सीखिए, क्योंकि इन बेसिक चीज़ों को आप सीखेंगे नहीं ना तो आपको अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। ये बेसिक चीज़ सीख लीजिए, आपको अकाउंटिंग टर्म्स बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब इन्होंने 18 अप्रैल 2025 को जो वो घर से पैसा लेकर के आए थे 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए आपने घर से लेकर के आए, उसको हमने बोला था कैपिटल। इसके लिए हमने एक लेजर अकाउंट बनाया कैपिटल। तो वो देखते हैं 18 अप्रैल 2025 को, 18/4/2025 को वो कितनी कैपिटल अपने घर से लेकर के आए हैं? 50 लाख रुपए की कैपिटल। जर्नल में तो वो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल बुक में जाती है, जहां पे डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। डेट वाइज रिकॉर्ड होने के बाद इसमें लेजर में जाती है, ठीक है। तो ये जर्नल में तो रिकॉर्ड होगी ही होगी, और जर्नल की मदद से मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको लेजर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखिए 18 अप्रैल 2025 को 50 लाख रुपए की कैपिटल ले आए, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब देखिए और भी कुछ वो कैपिटल लेकर के आए हैं। ये 19 अप्रैल 2025 को 5 लाख रुपए की कैपिटल वो और ले आए। 19 नवंबर, माफ कीजिएगा 19 नवंबर 2025 को वो अपनी घर से 5 लाख रुपए की उनकी बिजनेस में और आवश्यकता थी, तो ये 19 नवंबर 2025 को 5 लाख रुपए और ले आए। वो जो भी कैपिटल लाएंगे ना मैं इसको यहां पे रिकॉर्ड करता जाऊंगा, ठीक है जी। पूरे साल में जितनी भी कैपिटल लाएंगे मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा। अब वो क्या 28 अप्रैल 2025 को वो बैंक लोन लेकर के आए। 28 अप्रैल 2025 को वो कितना बैंक लोन लेकर के आए? 50 लाख रुपए का बैंक लोन लेकर के आए। मैंने 50 लाख रुपए यहां पे रिकॉर्ड कर दिए इनके लेजर में। और भी कोई बैंक लोन लेकर के आए हैं, वो कह रहा है जी 26 नवंबर 2025 को वो 11 लाख रुपए का बैंक लोन और उनको बैंक से अप्रूव हो गया। ठीक है जी, हो गया, तो मैं लेजर में समराइज कर देता हूं। 26 नवंबर 2025 को 11 लाख रुपए का बैंक लोन वो और ले आए, ठीक है जी। अब उन्होंने परचेज करी 5 मई 2025 को, उन्होंने 2 लाख रुपए की उधार में परचेज करी और 8 लाख रुपए की कैश में परचेज करी। तो 5/5/2025 को उन्होंने टोटल कितने की परचेज करी है? 8 और 2 10 लाख रुपए की। चाहे वो उधार में परचेज करें चाहे वो कैश में परचेज करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनकी टोटल परचेज हम लोग लिखते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन है वो लेजर में रिकॉर्ड करते जाएंगे। ओके, चलिए एक बार फर्नीचर एंड फिक्सचर को देखते हैं। जो 13 जून 2025 को वो कितने का फर्नीचर एंड फिक्सचर लेकर के आए हैं? 6 लाख रुपए का। फर्नीचर एंड फिक्सचर कौन सी डेट को ये लेकर के आए हैं? 13 जून 2025 को। 13/6/2025 को 6 लाख रुपए का वो फिक्सचर परचेज करके ले आए। मैंने रिकॉर्ड कर दिया। जो भी जैसी ट्रांजैक्शन होगी उसको उस लेजर में हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है जी। अभी देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर में उन्होंने 11 जनवरी 2026 को फर्नीचर एंड फिक्सचर सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया? 1.5 लाख रुपए का। 11 जनवरी 2026 को उन्होंने फर्नीचर एंड फिक्सचर जो सेल कर दिया, 1.5 लाख रुपए का सेल कर दिया। तो जो परचेज करा उसको तो हम अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जो सेल कर दिया उसको हम अकाउंट के राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, डेबिट को DR डॉट लिख देते हैं शॉर्ट में, और जो राइट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR डॉट लिख देते हैं। ओके, तो देखिए जो भी वो कैपिटल लेकर के आए ना उसको तो हम कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो वो कैपिटल अपनी वापस ले जाएंगे उसको हम कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। अभी आप ये थोड़ा सा आपके लिए ना इस लेक्चर में लेंथी हो जाएगा, किसको राइट हैंड साइड में ले जाना है किसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। 1 मिनट के लिए आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि जो भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको हम एक अकाउंट में लेकर के जाएंगे, चाहे वो परचेज की ट्रांजैक्शन हो चाहे वो सेल की ट्रांजैक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
ओके, चलिए अभी मैं आपको ना छोटी छोटी टर्म्स तो मैंने आपको समझाई दी हैं, कैपिटल, बैंक अकाउंट, परचेज, सेल्स, स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री, अकाउंट, काफ़ी सारी मैंने टर्म्स आपको एग्जांपल में समराइज करनी थी, मैंने समराइज कर दी। अभी मैं आपको थ्योरी पर लेकर के चलता हूँ अपनी मेन स्लाइड पर, वहां से इन चीज़ों को और समझेंगे। ठीक है जी, तो ये चैप्टर का कवरेज है, ये तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। फिलहाल सबसे पहली डेफिनेशन पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहली डेफिनेशन है एंटिटी। मैंने आपको बताया था महेश मंदानी जी ने जो बिजनेस स्टार्ट करा है, वो बिजनेस को उन्होंने नाम दिया है डेक्स्टर इंग्लैंड। डेक्स्टर इंग्लैंड वो अकेला आदमी स्टार्ट करता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में स्टार्ट करता है तो पार्टनरशिप फर्म, कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करता है तो कंपनी। तो डेक्स्टर इंग्लैंड जो उन्होंने नाम दिया है वो उनकी एंटिटी है। ओके, ओके, ये पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे एक मिनट दीजिए। एंटिटी, एंटिटी की डेफिनेशन क्या है? एंटिटी की डेफिनेशन है कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो है ना वो एंटिटी है। ठीक है जी, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट एंटिटी है। हमारे एग्जांपल में डेक्स्टर इंग्लैंड जो है वो एक एंटिटी। अभी इकोनॉमिक यूनिट क्या है? कह रहे हैं कोई भी यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है ना तो वो इकोनॉमिक यूनिट है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, आपका सेल, परचेज, सर्विस एक्टिविटी, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दैट मीन्स कोई भी यूनिट सेल करती है, परचेज करती है, कोई सर्विस एक्टिविटी करती है तो वो आपकी इकोनॉमिक यूनिट कहलाती है। अल्टीमेटली वो एक एंटिटी बन जाती है। अब देखिए, आपने हमारे एग्जांपल में सेल परचेज तो देख लिया, कॉटन परचेज करा, फिनिश गुड सेल करे, मशीनरी परचेज करी, बाद में मशीनरी सेल भी करता होगा, तो वो तो एंटिटी है ही। अब सर्विस एक्टिविटी क्या है? सर्विस एक्टिविटी क्यों, आप मार्केट में देखते होंगे सीए के ऑफिस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस हैं, लॉयर्स के ऑफिस हैं, आर्किटेक्ट के ऑफिस हैं। ये सेल परचेज नहीं कर रहे, ये सर्विस है, सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये सर्विस देते हैं तो इसलिए ये एंटिटी कहलाते हैं। सर्विस एक्टिविटी प्रोवाइड करना एंटिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। इसलिए अल्टीमेटली ये कोई भी आपकी यूनिट सर्विस एक्टिविटी कर रही है तो वो एंटिटी कहलाती है। एंटिटी में उसको कवर करते हैं। अब एंटिटी ना दो प्रकार की हो सकती हैं, बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी तो वो है जो बिजनेस कर रही है और जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। हमारे एग्जांपल में महेश मंदानी जी इतना सब काम ताम झाम कर रहे हैं, इतने सब सेल परचेज कर रहे हैं, कॉटन से फिनिश गुड बना रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो बिजनेस एंटिटी का मेन मोटिव ही यही होता है, बिजनेस कमाना। और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है? नॉन बिजनेस एंटिटी है, आज की डेट में आपने बहुत से एनजीओ या एनपीओ के नाम सुने होंगे। एनपीओ क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो नॉन बिजनेस एंटिटी होती हैं। उनका मेन बिजनेस, उनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन वो भी सेल परचेज सर्विस एक्टिविटी करती हैं। ठीक है जी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं, इसलिए वो एंटिटी तो है, लेकिन इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए इनको नॉन बिजनेस एंटिटी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं ना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आज की डेट में हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। चैरिटेबल हॉस्पिटल भी कुछ दवाइयाँ बेचते होंगे, आप जाते हैं तो आपसे कुछ नॉमिनल सी फीस लेते होंगे, 5 रुपया, 10 रुपया या 100 रुपया। मार्केट में डॉक्टर 1000 रुपया ले रहे हैं तो चैरिटेबल हॉस्पिटल 150 तो ले ही सकते हैं। वो भी सर्विस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनका मेन मोटिव बिजनेस करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। उसका मेन मोटिव है अपने मेंबर्स को सर्विसेज देना, इसलिए वो एंटिटी कहलाते हैं। आज की डेट में गुड़गांवा मेट्रो सिटी या बेंगलोर और भी मेट्रो सिटी में बहुत से लोग रहते हैं, वो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहते हैं। कोई वाटिका में रहता होगा, कोई सिग्नेचर ग्लोबल में रहता होगा, तो उनके सोसाइटी के अंदर आप लोग देखेंगे कि कुछ एक क्लब्स बने हुए हैं। ठीक है जी, सर्विस क्लब बने हुए हैं, और वो सर्विस क्लब बहुत सी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, पूल। अब वो अपने मेंबर से क्या करते हैं, एक नॉमिनल सी फीस चार्ज कर लेते हैं, और उस नॉमिनल सी फीस इतनी फीस होती है कि उनका जो वो क्लब है ठीक से मेंटेन हो जाए, अपने आप को मेंटेन कर ले, खर्चे पानी निकाल ले। प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव भी नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका मोटिव है। और वो सर्विसेज के लिए वो इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं कि बस उनके खर्चे निकल जाएं। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसलिए ये नॉन बिजनेस एंटिटी कहलाती हैं। ठीक है जी। तो आप बस समझ लीजिए, एंटिटी में बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। एंटिटी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, और सर्विस एक्टिविटी भी हो सकता है। ओके। इस डेफिनेशन में पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, मैंने आपको सब पढ़ाई दिया। एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट, और जो बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस भी हो सकती है। बिजनेस एंटिटी कह रहा है वो इकोनॉमिक यूनिट जिसका मेन मोटिव इनकम अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है, और ये प्रॉफिट सेल परचेज से भी कमा सकती है और सर्विस एक्टिविटी से भी कमा सकती है। नॉन बिजनेस एंटिटी वो इकोनॉमिक यूनिट होती है जिसका मेन प्रॉफिट बिजनेस में से पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन सर्विसेज तो ये भी रेंडर करती हैं, और ये बड़े नॉमिनल से कॉस्ट पर सर्विसेज रेंडर करती हैं। तो इनको और क्या बोलते हैं, इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, सच एज क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब के सब आपके एनपीओ के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। ये कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लंगर करना, सत्संग करना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव पैसा कमाना कभी भी नहीं होता है। अब है जी बिजनेस ट्रांजैक्शन। मेरे एग्जांपल में महेश वंदानी जी ने कितने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं। कभी मशीन परचेज कर रहा है, कभी एसी परचेज कर रहा है, कभी गुड सेल कर रहा है, कभी कॉटन परचेज कर रहा है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना सेल ट्रांजैक्शन कहलाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना सेल ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये छोटे सा इसका क्रक्स है। ठीक है जी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल हो, परचेज हो, सर्विस प्रोवाइड करना, उससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बस क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है सेल परचेज का या सर्विसेज प्रोवाइड करने का। ठीक है जी। और इस एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व होता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The term business transaction is an economic activity entered into by two parties that initiates the accounting process of recording in the books of account. Economic activity business transaction कहलाती है, इसको बाद में हम accounts की books में record करते हैं। Stating differently, it is an agreement between two parties involving transfer or exchange of goods or service. ठीक है जी। ये goods और services का exchange भी हो सकता है, ये goods और services का sale purchase भी हो सकता है। अब ये सारा का सारा उसने एग्जांपल दे दिया, परचेज, रिसीट, किसी को आपने माल उधार पर दिया, उस कल को आपको पैसा वापस देने आएगा। जिसको आपने माल उधार पर दिया उसको हम बोलते हैं डेटर्स, DEBTORS, बी यहाँ पर साइलेंट होता है, उसको बोलते हैं डेटर्स। और वो कल को आपको पैसा देने आएगा तो वो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के उसने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसका ना इसने कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। बिजनेस ट्रांजैक्शन की कुछ ना कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ये तो आपको पहले चैप्टर में मैंने अच्छे से बता दिया था, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होती उसको बिजनेस में हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू तो होगी ही होगी। इसको हम मनी में तो मेजर कर सकते हैं। और इट इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। आप किसी से भी माल परचेज करके लाएंगे ना, वो आपको कुछ ना कुछ बिल जरूर देगा, चाहे मशीन परचेज करके लाएं, चाहे कॉटन परचेज करके लाएं, चाहे वो एसी परचेज करके लाएं। आप कल को अपने फिनिश्ड गुड्स बेचेंगे तो आप उसको भी कुछ ना कुछ बिल जरूर देंगे कि मैं तुम्हारे को इतनी आइटम सेल कर रहा हूं, ये फिनिश्ड गुड्स लेट सेल कर रहा हूं। तो वो जो बिल है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। और ये सेल्स इनवॉइस, रिसीट, कैश मेमो एक्सेट्रा ये सब बिल के फॉर्म है। और ये इनमें क्या डिफरेंस है इसको बाद में कवर करेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन सेल की हो, चाहे वो परचेज की हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है ये जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। फाइनेंशियल पोजीशन क्या मतलब कि एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। देखिए
मैंने आपको पहले चैप्टर में थोड़ा सा मैंने आपको ना एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। वैसे तो इसके लिए अलग से चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए जिससे आपको ये एग्जांपल्स और ये डेफिनेशन समझने में मदद मिलेगी। अब बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स क्या होती हैं? आपकी संपत्ति होती हैं, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी होती हैं, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी। और लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो भी आपने मार्केट से कर्ज लिया हुआ है ना, वो आपकी लायबिलिटीज होती हैं। अब मान लीजिए आपके बिजनेस में कुछ कैश पड़ा है, वो आपकी संपत्ति है। आपकी संपत्ति है ना, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। यहां पे कैश को मैं एसेट साइड में रिकॉर्ड करता हूं। अब क्या हुआ, मैंने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करी। बिजनेस ट्रांजैक्शन में मैं कुछ कॉटन मार्केट से परचेज करके ले आया। कॉटन परचेज करके लाया तो मैंने उसको कैश दिया होगा। पहले तो मेरे पास यहां पे 5 लाख रुपए का कैश था, ठीक है जी। 50,000 रुपए की मैं कॉटन परचेज करके ले आया तो मेरा यहां पे 50,000 रुपए का कैश कम होकर के 4,50,000 रुपए का कैश आ गया, ठीक है जी। तो इससे मेरी एसेट कम हो गई इस ट्रांजैक्शन से। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैं कॉटन परचेज करके लाया, मैं कैश में परचेज करके नहीं लाया, मैं उसको उधार में परचेज करके लाया। तो मेरा ये कैश तो 5 लाख का 5 लाख ला, लेकिन ये मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई। मैं 50,000 रुपए का जो माल उधार में परचेज करके ले आया उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी साइड में कर्ज के रूप में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने इसको पैसा वापस देना होता है। तो आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं ना, इसकी आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल पे जरूर फर्क पड़ता ही पड़ता है, ठीक है जी। अलग से इसका चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, फर्क किस प्रकार पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपकी एसेट्स, लायबिलिटी, बिजनेस इक्वेशन पे फर्क पड़ता है। ओके, तो इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर फर्क पड़ता है। अब यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल जो होती है ना, इसी से अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। तो इसका अलग से चैप्टर में और कर लेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने की वजह से अकाउंटिंग की इक्वेशन पे भी फर्क पड़ता है। अब कोई भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसके 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। डेबिट क्रेडिट का अलग से चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जिससे ये पॉइंट थोड़े से आपके माइंड में एक पिक्चर मेकिंग हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं किसी से गुड्स परचेज करके लाया, कॉटन परचेज करके लाया। कॉटन तो मैं जो परचेज करके लाया, कॉटन मेरे पास आ गया। जो मेरे पास आ गया उसको मैं लिख देता हूं डेबिट। कॉटन डेबिट, डेबिट को डीआर शॉर्ट में लिख देते हैं, डीआर डॉट। और मैं कॉटन कैश में परचेज करके लाया तो मेरा कैश चला गया। जो चला गया उसको तो हम लिख देते हैं टू कैश, और ये टू कैश का जो हमने लिख देते हैं ये होता है क्रेडिट, ठीक है जी। जो कॉटन आया वो डेबिट, जो कैश गया वो क्रेडिट। ओके, तो हर ट्रांजैक्शन से आपका कुछ ना कुछ डेबिट होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा ही होगा। अब मैं एक कॉटन, आप सोच रहे होंगे मैं कैश पे नहीं लाया, मैं उधार पे परचेज करके ले आया। तो उधार पे जब मैं परचेज करके लाया, कॉटन मेरा आ गया तो मैं कॉटन को लिख देता हूं डेबिट। अब देखिए, मैं जिससे कॉटन परचेज करके लाया हूं ना उधार पर, मैं यहां पे कैश नहीं लिखूंगा, मैं उस पार्टी का नाम लिख दूंगा। मान लेते हैं मैं जिससे कॉटन परचेज करके लाया हूं XYZ कंपनी से मैं कॉटन परचेज करके लाया हूं, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं XYZ एंड कंपनी। इसको XYZ एंड कंपनी को अब हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में हमने कैश को क्रेडिट करा था, अब इस ट्रांजैक्शन में हमने XYZ एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। डेबिट तो हर ट्रांजैक्शन में होगा, क्रेडिट भी हर ट्रांजैक्शन में होगा, डेबिट भी हर ट्रांजैक्शन में होगा, क्रेडिट भी हर ट्रांजैक्शन में होगा, चाहे आप कौन सी ट्रांजैक्शन मर्जी उठा लीजिए। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और ट्रांजैक्शन आपकी कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप कैश में पैसा दे आए तो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी, जब आप कैश में पैसा नहीं दे करके आए, उधार में ले आए, तो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। किसी को आपने माल बेच दिया, उधार में बेच दिया, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। किसी को आपने कैश में बेच दिया तो आपकी कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सिंपल। अब है इवेंट। देखिए इवेंट क्या है। इवेंट और ट्रांजैक्शन ना इंटरचेंजेबल वर्ड है, बट इवेंट और ट्रांजैक्शन में एक छोटा सा अंतर है कि इवेंट जो होता है ना, वो होता है कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का अल्टीमेटली कंसीक्वेंस क्या है? हमारे बिजनेस में महेश मंदानी जी कितनी सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं।
कोई कॉटन परचेज कर रहे हैं, कभी मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कभी एसी परचेज कर रहे हैं, कभी फिनिश गुड सेल कर रहे हैं, तो इसका ना कुछ कंसिक्वेंसेज निकलेंगे। या तो उन्हें अंत में प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस होगा। उनके कुछ डेटर मार्केट में कुछ उधार निकाल करके आएंगे, टोटल में कितना उन्होंने मार्केट को उधार देना है, कितना मार्केट को उन्होंने उधार लेना है। कुछ उनका गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगी, जो भी कॉटन होंगी, कुछ फिनिश गुड्स रेडीमेड गारमेंट्स अनसोल्ड रह जाएंगी। तो इतनी सब ट्रांजैक्शन के ये सारे के सारे इवेंट हैं। ट्रांजैक्शंस के कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं, वो कंसिक्वेंसेस इवेंट कहलाते हैं। ठीक है जी। अब एक और इस थ्योरी में मैं आपको इवेंट समझाऊंगा कि मान लीजिए महेश मंदानी जी जो 22 लाख की मशीनरी लेकर के आए, और वो मशीनरी जर्मनी से लेकर के आए थे। वो कहते थे मैं बड़े मॉडर्न कपड़े बनाऊंगा, जैसे जर्मनी के लोग कपड़े पे बनाते हैं वैसे कपड़े हिंदुस्तान में बना करके बेचूंगा। तो वो जर्मनी गए और 22 लाख की मशीनरी को उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक वहां पकड़ा दिया। जी 2 लाख रुपए आप पकड़ो, थोड़े बाकी 20 लाख रुपए मैं आपको थोड़े समय में पैसे पकड़ा दूंगा। तो अब वो मशीनरी के लिए जो एक ट्रांजैक्शन करके आए, 2 लाख रुपए का चेक पकड़ा करके आए, वो एक ट्रांजैक्शन करके आए। इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा? अब मशीनरी आपकी मान लेते हैं वो सी पोर्ट मतलब कि जल मार्ग से आएगी, सी पोर्ट से हिंदुस्तान में आएगी। सी पोर्ट से लाने के बाद उसको आपकी फैक्ट्री में छोटे हाथी में कहीं ना कहीं लोड करके आपकी फैक्ट्री में लाया जाएगा। ठीक है जी। फिर उसको लोडिंग करके आपके घर पे लाया जाएगा। लोडिंग करने के बाद मशीन को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। इंस्टॉल कोई बजा खेल नहीं है। हो सकता है इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन भी जर्मनी से बुलाने पड़े। इंस्टॉल कराने के बाद फिर हम उस पर कुछ ट्रायल रन करेंगे। ट्रायल के तौर पर कुछ कपड़े बनाएंगे और देखेंगे कपड़े अच्छे से बन रहे हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे बन रहे हैं। फिर ट्रायल रन करने के बाद फिर हम जाकर के उसको फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे जो मार्केट में बेचेंगे। एक ट्रांजैक्शन आपने की है, जर्मनी चले गए, 2 लाख रुपए का चेक पकड़ा दिया। उस एक ट्रांजैक्शन की वजह से कितने सारे कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। तो इतना समझ लीजिए, ट्रांजैक्शन एक सिंगल ट्रांजैक्शन होती है। इवेंट जो होता है ट्रांजैक्शन का कंसिक्वेंस होता है। ठीक है जी। इवेंट इज ए कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये तो पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको रटा दिया गया है। जो ट्रांजैक्शन मनी में होती हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। ये वही ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अकाउंट, हमने ये सारे के सारे अकाउंट ही तो बनाए हैं। ये क्या करा है हमने? बैंक लोन, कैपिटल, परचेज, मशीनरी, एसी, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, रेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो ये सब अकाउंट ही तो हैं। अकाउंट मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था। अकाउंट का मतलब है कि जो भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको एक टी शेप का अकाउंट बना करके रिकॉर्ड कर देना। सारी की सारी सेल अलग कर देना, परचेज अलग कर देना, सैलरी अलग कर देना, मशीनरी अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, राइट हैंड साइड में हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। डेबिट जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, DR डॉट। क्रेडिट जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CR डॉट क्रेडिट के तौर पर लिखते हैं। ठीक है जी। बस यही आपका अकाउंट होता है। थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइक नेचर, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड अंडर ए पर्टिकुलर हेड, सच हेड इज टर्म्ड एज अकाउंट। ठीक है जी। तो मैंने आपको अभी बताया भी है, जो भी हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे ना, तो परचेज की सारी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो चाहे कैश की ट्रांजैक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखिए, आप आगे के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा ना कि परचेज के इस टी शेप के अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड में भी कुछ रिकॉर्ड करूंगा और डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है जी। और जो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा ना, उसको डेबिट साइड के रिकॉर्डिंग से मैं लेस करूंगा। ठीक है जी। ये आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि क्रेडिट साइड वाली ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन से हम लेस करते हैं। तो ये बस यही खेल चलता रहता है अकाउंट्स में, और वही इसने हमारे को इस थ्योरी में बताया है। अंडर एक पर्टिकुलर हेड में सारी ट्रांजैक्शन चाहती है, सच हेड इज टर्म्ड एज अकाउंट। और उस अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको ऐड भी करते हैं और सब्सट्रैक्ट भी करते हैं। ओके, वेरी गुड। अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्डेड इन समराइज फॉर्म में लेजर रिकॉर्ड कहा जाता है। All accounts are divided into two sides. Left side is traditionally called as debit side. Right side is traditionally called as credit side. The account in English letter, account जो होता है इंग्लिश लेटर टी की तरह होता है, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट भी कहा जाता है। वेरी गुड। अब कह रहे हैं जी कैपिटल। मैंने आपको कैपिटल अपने एग्जाम्पल में बहुत पहले ही बता दिया। जो भी वो घर से
पैसा लेकर के आया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, आइए इसको थोड़ा सा हम एलाबोरेट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। हम एग्जाम्पल को देखते हैं। महेश मंदानी जी ने अपना सोल प्रोप्राइटरशिप ना बनाकर अब की बार जो बिजनेस स्टार्ट करा वो 2 पार्टनर और कलेक्ट कर लिए। महेश मंदानी जी एक पार्टनर हो गए और उन्होंने रामलाल नाम से एक अपना पार्टनर ढूंढ लिया, श्यामलाल नाम से एक अपना पार्टनर ढूंढ लिया। महेश मंदानी जी कहते हैं जी देखो जी, मेरे पास 50 लाख रुपया है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं 50 लाख रुपया अपने घर से लाता हूं। तो वो 50 लाख रुपए का मनी ले आए। अब रामलाल कहता है जी मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए और कॉटन चाहिए। आप कल को कॉटन भी तो मार्केट से लाएंगे, मेरे खेत पड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में, मैं खेत कॉटन उगाता हूं अपने खेतों में, तो मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको कॉटन ला करके देता हूं और वो कॉटन की मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 50 लाख रुपया ही है। तो रामलाल क्या कहता है, रामलाल कहता है 50 लाख रुपए मैं पैसे नहीं ला रहा, मैं 50 लाख रुपए का कॉटन ले आता हूं। ठीक है जी। तो कॉटन को जो उनका माल है, मैंने आपको बताया था कॉटन को गुड्स भी बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो कॉटन ले आया इसको मैं बोल रहा हूं ये रामलाल ना गुड्स ले आया। अब श्यामलाल कहता है जी ना तो मेरे पास पैसा है ना ही मेरे पास कॉटन गुड्स लाने के लिए है, लेकिन जामनगर में मेरी एक बहुत बड़ी लैंड है, लैंड पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसकी वैल्यू भी लगभग 50 लाख रुपए आई है। बड़ी मजे की बात है। तो आप एक काम कीजिए, आपने हम जो फैक्ट्री लगाएंगे ना, आप मेरी बिल्डिंग पर लगा लीजिए, मेरी बिल्डिंग पर लगा लीजिए, मेरी लैंड पर अपनी फैक्ट्री लगा लीजिए। ठीक है जी। तो जो मैं लैंड लेकर के आऊंगा, वो लैंड जो अपनी पार्टनरशिप में ले आया वो उसकी वैल्यू भी 50 लाख रुपए की थी। जो वो लैंड एंड बिल्डिंग ले आया उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब कि ये लैंड एंड बिल्डिंग ले आया। अभी मैं फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन कवर करूंगा। फिक्स्ड एसेट को आप इतना समझ लीजिए कि फिक्स्ड एसेट क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो फिक्स्ड एसेट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग एक प्रॉपर्टी है ना, वो एक फिक्स्ड एसेट है। ओके। तो देखिए कैपिटल के रूप में जरूरी नहीं कि आपको मनी ही लानी है, पैसा ही लाना है। आप मनी भी ला सकते हैं, गुड्स भी ला सकते हैं और एसेट भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं आप। ओके। अब कल को क्या हो, कल को महेश मंदानी कहता है मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं तो थोड़ा सा पैसा वापस ले जा रहा हूँ। रामलाल कहता है मैं थोड़ी सी कॉटन वापस ले जाता हूँ। श्यामलाल कहता है मैं लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ पार्ट कम कर देते हैं, मैं लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ी सी वापस ले जाता हूँ। या रिवर्सल भी हो सकता है, महेश मंदानी कहता है मैं कॉटन ले जाऊंगा, महेश मंदानी कहता है या फिर मैं लैंड एंड बिल्डिंग ले जाऊंगा, या रामलाल कहता है कि मैं गुड्स नहीं ले जाता, मैं मेरे को थोड़े से पैसे दे दो आप बिजनेस से निकाल करके, या मेरे को थोड़ी सी लैंड दे दो। या श्यामलाल कहता है जी मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग नहीं चाहिए, आप मेरे को बिजनेस से गुड्स निकाल करके दे दो या फिर मनी निकाल करके दे दो। ठीक है। तो मतलब कि जो ये बिजनेस से ले जाएंगे उसको कहेंगे ड्रॉइंग्स। तो पहले तो आप कैपिटल समझिए। कैपिटल बिजनेस में लेकर के आना, चाहे वो मनी लेकर के आए, चाहे वो गुड्स लेकर के आए, चाहे वो फिक्स्ड एसेट लेकर के आए, वो सब के सब कैपिटल कहलाते हैं। और कोई भी पार्टनर, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप अपने बिजनेस से उसको पैसे की जरूरत पड़ती तो उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, या फिर महेश मंदानी, रामलाल, श्यामलाल, इन तीनों में से कोई कहता है जी मेरे को ना आप थोड़े से कपड़े दे दो, मैं अपनी वाइफ की साड़ी ले जाता हूं, बच्चों के कपड़े ले जाता हूं, अपने कपड़े ले जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं गुड्स ले जाता हूं। ठीक है। या आप कुछ फिक्स्ड एसेट का पार्ट ले जाता है, कोई भी पार्टनर, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप एसेट वापस ले जाता है। अगर वो बिजनेस से वापस लेकर के जा रहे हैं तो उसको कहलाएंगे ड्रॉइंग्स। अगर वो बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल। ओके, सिंपल, वेरी गुड। कह रहे हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा था तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कह रहा था, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर कुछ भी पैसा लेकर के आ रहे हैं तो उसको कैपिटल कह रहते हैं। और ये कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, एसेट भी हो सकती है और गुड्स भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर मैनी, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। कंपनी, अगर महेश मंदानी जी कल को कंपनी बनाते ना
तो वो बोलते, वो कंपनी के प्रमोटर कहलाते, प्रमोटर कहलाते। और प्रमोटर का काम क्या होता है, प्रमोटर कहता जी अब मैं ना मार्केट के पास जाऊंगा और मार्केट में मैं जाकर के बोलता हूँ जी देखो मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ रेडीमेड गारमेंट्स की, और मेरे को इस रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी बनाने के लिए ना पैसा चाहिए, तो वो पैसे के लिए मैं ना 1000 शेयर इशू कर रहा हूँ 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर। तो जिसने मेरे 1000 शेयर चाहिए वो मेरे को 10,000 रुपया दे और मेरे कंपनी में 10,000 रुपये का मालिक बन जाए। बहुत से लोग इसके शेयर अप्लाई करेंगे और वो जो शेयर अप्लाई करेंगे ना उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, और जो इनको शेयर मिलेगा उनको बोलेंगे शेयर होल्डर। तो ये यही कह रहा है कि कंपनी के केस में कंट्रीब्यूटर बहुत सारे होते हैं और जो वो कंट्रीब्यूटर होते हैं वो जो शेयर कैपिटल निकल करके आती है उन शेयर कैपिटल को बोलते हैं, जो वो शेयर कैपिटल लेते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। ओके ठीक है, 11वीं में हमें कंपनी अकाउंट नहीं पढ़ने हैं, बस आप यही बोल लीजिए, इतना समझ लीजिए कि कंपनी में जो भी शेयर कैपिटल होती है और जो शेयर कैपिटल परचेज करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल ये दो नामों से जानी जाती है, ओनर की इक्विटी और नेटवर्थ। इन इट इज ए लायबिलिटी ऑफ ए फर्म टुवर्ड्स प्रोप्राइटर एंड पार्टनर्स। इट इज बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंटिटी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम ओनर। मैंने जब आपको एग्जांपल कराया था ना, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि जब महेश मंदानी जी ने डेक्स्टर इंग्लैंड नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद डेक्स्टर इंग्लैंड एक अलग आदमी हो गया और महेश मंदानी जी अलग आदमी हो गए। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लाइबिलिटीज लिखते हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है, कर्ज होता है। अब कर्ज में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी उसने मार्केट से उधार पर माल लिया हुआ है, 50,000 रुपए की उसने कॉटन मार्केट से उधार पर ली थी तो वो क्रेडिटर्स हो गया। अब उसने, मैंने आपको ऊपर की ट्रांजैक्शन में बैंक लोन बताया था, बैंक लोन भी बिजनेस के लिए उसने उधार पे लिया हुआ है ना, बिजनेस के लिए कर्ज है ना, तो वो बैंक लोन इंक्लूड, बैंक लोन यहाँ पर 50 लाख रुपए या 70 लाख रुपए जितना भी टोटल बैंक लोन होगा उसको वो लिख देगा। ओके, अब और एक बात समझिए, देखिए अब महेश मंदानी या कोई वो पार्टनरशिप में है तो वो पार्टनर जो भी बिजनेस में पैसा गुड्स एसेट कुछ भी लेकर के आए हैं ना, उसको यहाँ पर कैपिटल के तौर पर हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लेते हैं महेश मंदानी जी 50 लाख रुपए का पैसा लेकर के आए हैं, तो बिजनेस डेक्स्टर इंग्लैंड जब अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो वो उस कैपिटल को 50 लाख रुपए को लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेगा। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे समझ रहे हैं बिजनेस कह रहा है देखो जी मैंने 50,000 रुपए का गुड्स तो उधार में लिया ही हुआ है, 50 लाख रुपए का मैंने बैंक लोन भी लिया हुआ है और मैंने 50 लाख रुपया अपने महेश मंदानी जी से उधार लिया हुआ है जो कल को महेश मंदानी जी को कमा करके मैंने वापस देना है। बिजनेस कह रहा है मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, लाइबिलिटी में मेरे लिए 50,000 भी बैंक लाइबिलिटी है, बैंक लोन भी लाइबिलिटी है, और जो मैंने मालिक से पैसा उधार लिया हुआ है, बिजनेस के ओनर से कैपिटल के रूप में पैसा लिया हुआ है, वो भी मेरे लिए एक कर्ज ही है, वो भी मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है जी, तो ये क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल ये बिजनेस की लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होते हैं, कर्ज के रूप में रिकॉर्ड होते हैं, ये एसेट नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, डेक्स्टर इंग्लैंड अलग है, महेश मंदानी अलग है। बिजनेस कह रहा है मेरे लिए तो सारे बिजनेसमैन भी अलग है, बैंक भी अलग है, क्रेडिटर्स भी अलग है, इसलिए मैंने तो जो भी पैसा लिया हुआ है, चाहे बिजनेसमैन से लिया है, बैंक से लिया है, चाहे मार्केट से माल उधार लिया, वो सब मेरे लिए तो एक तरीके का उधार है, इसलिए मैं उसको लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करूंगा। यही कह रहा है इस पॉइंट में, कह रहा है कि जो भी आपकी कैपिटल है वो बिजनेस के लिए, फर्म के लिए एक लायबिलिटी है टुवर्ड पार्टनर और प्रोप्राइटर। पार्टनर और प्रोप्राइटर को वो लायबिलिटी है, वो पैसा वापस उसने, बिजनेस ने उसको कमा करके वापस करना है, क्योंकि बिजनेस सेपरेट है और एंटिटी सेपरेट है। बिजनेस ब्लैंड महेश मंदानी बिजनेस ओनर सेपरेट है और उसकी एंटिटी सेपरेट है। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑल एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आर एडेड अप एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर डिडक्टेड। ये एक चैप्टर कराऊंगा ना अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें आपको कवर करूंगा, फिलहाल इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ओके, ये भी तभी कवर किया जाएगा। ये आखिरी पॉइंट थोड़ा सा समझा देता हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन में डिटेल में कवर करूंगा।
देखिए होता क्या है, कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, कोई भी बिजनेस होता है, अपनी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये खर्चे वर्चे निकालने के बाद उसको कुछ प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस के ओनर का होता है। ठीक है जी, वो प्रॉफिट बिजनेस के ओनर का होता है, और वो प्रॉफिट जो होता है कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है जी, बस ये इतना ही कह रहा है, बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको। तो ये कह रहा है कि कैपिटल इंक्रीजेज बाय नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस डिक्रीजेज बाय नेट लॉस एंड कैपिटल विदड्रॉन। ओके, जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल को बढ़ाएगा, और जो लॉस होगा वो कैपिटल को घटाएगा, और आप कैपिटल नई नई कैपिटल लेके जाएंगे वो भी आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा। अगर आप कैपिटल बिजनेस से थोड़े थोड़े समय बाद निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो कैपिटल को रिड्यूस करेगा। ओके, ड्रॉइंग्स मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजनेस से कुछ भी निकालना, मनी निकालना, एसेट निकालना, एसेट क्या मतलब कि बिजनेस की प्रॉपर्टी एक तरीके से, या फिर गुड्स निकालना, वो सब के सब ड्राइंग्स कहलाता है। It refers to the amount withdrawn, asset withdrawn, goods withdrawn from business by businessman from personal use. गुड्स जो वो भी निकालता है वो परचेज कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती हैं, बाद में देखेंगे। ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ओनर, बिल्कुल सही बात है। वो पहले 50 लाख लाया तो 50 लाख था उसका, उसने 5 लाख रुपए वापस निकाल लिया, तो उसका 45 लाख की कैपिटल हो गई, वो कैपिटल को रिड्यूस करेगा ही करेगा। अब देखते हैं लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एसेट साइड और लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज क्या होता है, जो भी बिजनेस के कर्ज होते हैं उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। जो कर्ज उसने मार्केट से लिए हुए हैं वो उसके लिए देनदार है ना, मतलब कि उसने उसकी देनदारी है, जो उसने मार्केट से पैसा उधार लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, वो उसने मार्केट को वापस भी तो देना है, इसलिए उसकी वो देनदारी है। और एसेट्स क्या होती हैं, एसेट बिजनेस की प्रॉपर्टी होती हैं। फिलहाल हम लाइबिलिटीज ही कवर कर रहे हैं इस टॉपिक में। ओके, तो यही है। और लाइबिलिटीज दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो भी उसने बिजनेसमैन से कैपिटल ली हुई है, बिजनेसमैन ने जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाई हुई है, बिजनेस कह रहा है वो मेरी इंटरनल लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने अपने इंटरनल लोगों से ली हुई है। ठीक है जी। और जो मैंने मार्केट से बैंक लोन से उधार, बैंक से पैसा उधार लिया हुआ है, या फिर मैंने जो माल उधार पर लिया हुआ है वो बाहर के लोगों से मैंने उधार लिया हुआ है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। बिजनेस के अंदर केवल एक ही आदमी है, बिजनेस का ओनर, उससे पैसा उधार लेना इंटरनल लाइबिलिटी है। बिजनेस के बाहर के लोगों से, चाहे वो माल उधार पर लेना, चाहे बैंक लोन लेना, वो सब आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। ओके, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच एंटिटी ओव्स टू द आउटसाइडर दैट इज लायबल टू पे टू द आउटसाइडर। ओव्स टू द आउटसाइडर आप एक टर्म है, काफी बार इसमें इस आप अकाउंट्स की बुक्स में देखेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ओव्स टू आउटसाइडर का मतलब है लायबल टू पे आउटसाइडर, जो उसने आउटसाइडर को पैसा देना है, जो उसने कर्ज लिया हुआ है, जो उसकी देनदारी है। इंक्लूडिंग द अमाउंट ओव टू द प्रोप्राइटर और ओनर। ठीक है जी, जो ओनर से कैपिटल ली हुई है वो भी उसकी देनदारी है, ओनर को कमा करके उसने वापस देनी है। लाइबिलिटी कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो उसने ओनर से पैसा उधार लिया हुआ है वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी है। जो लाइबिलिटी दैट इज पेबल टू प्रोप्राइटर और ओनर और पार्टनर, वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी है। कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का नहीं होता है, प्रॉफिट हमेशा ओनर का होता है। तो प्रॉफिट जब भी बिजनेस कमा लेता है उसके लिए वो एक कैपिटल जैसे उसने बिजनेस ओनर को देनी होती है, प्रॉफिट भी उसने बिजनेस ओनर को देना होता है। इसलिए जो भी उसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी उसके लिए एक लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में बैंक लोन या फिर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इस टाइप ऑफ ए बैंक लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसने कुछ पे करने हैं, वो सारे के सारे उसके लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी हैं। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी कह रहा है दो तरीके से हो सकती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या है, मतलब कि जो छोटे पीरियड के लिए लाइबिलिटी है, जो उसको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, विद इन 1 ईयर पेएबल है।
1 साल के अंदर अंदर। और आफ्टर 1 ईयर जो उसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो उसकी 1 साल के बाद की पेएबल है। ठीक है जी, सिंपल। वो शॉर्टे टर्म के लिए है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अब 1 साल के अंदर अंदर आपकी कौन सी लाइबिलिटी पेएबल होती है? कोई भी माल जब वो उधार पे लेता है ना, तो उसको 2-3 महीने के अंदर अंदर उसके पैसे दे देने होते हैं। 2-3 महीने से ज़्यादा उधार पे कोई नहीं माल देता है। तो जो क्रेडिटर्स हैं जिससे उसने माल उधार पर लिया है वो उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ओके, अब देखिए ये टर्म ना, बिल्स पेबल टर्म्स भी आप अभी समझ लीजिए, मैं आपको यहीं समझा देता हूं। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल दो टर्म मैं आपको समझा रहा हूं अभी। देखिए आपने जिससे माल उधार पर लिया, ठीक है, आपने उसको पैसा लौटाना है, वो आपके क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं जिसको आपने पैसा देने, वो कहता है जी आप मेरे से माल तो उधार पर ले जाइए, 2-3 महीने में पैसा लौटा भी दीजिएगा, लेकिन आप मुझे ना एक बिल लिख करके दीजिए। अब आप कह रहे हैं देखो आपने बिल, क्या बिल तो आपने मुझे दे दिया जिसमें लिखा हुआ है आपने मुझे कौन कौन सा माल दिया है। कह रहे हैं जी वो बिल नहीं, आप मुझे एक बिल पेबल लिख करके दीजिए जिसमें आप लिख करके देंगे कि आपने मुझे 3 महीने के बाद पैसा लौटाना है। ठीक है। अब यहां पर बिजनेस जो होगा ना, हमारा बिजनेस हमारे एग्जांपल में क्या है, डेक्स्टर इंग्लैंड। डेक्स्टर इंग्लैंड जिससे माल उधार लेकर के, माल उधार कर लेकर के आया, वो लिखेगा, कहेगा कि आई एम डेक्स्टर इंग्लैंड विल पे, मान लेते हैं 50,000, विल पे ₹50,000 टू XYZ एंड कंपनी दैट इज आवर क्रेडिटर, और नीचे अपने साइन करके देगा वो डेक्स्टर इंग्लैंड, और जिससे जो क्रेडिटर होगा उसके भी साइन होंगे। ठीक है जी। ये एक प्रूफ होता है, इस प्रूफ के तौर पर हम बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल लिखवाते हैं। बस यही बिल्स पेबल है, ये एक आपने एडिशनल प्रूफ ले लिया कि आप कल को ये क्रेडिटर आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है कि देखो जी मेरे को इन्होंने बिल लिख करके दिया हुआ है, इसने मेरे 50,000 रुपये देने हैं, तो आप कोर्ट जी मेरे 50,000 रुपये रिकवर कराओ। ठीक है जी, यही है, यही आपका बिल्स पेबल कहलाता है। तो बिल्स पेबल भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है ना, 2-3 महीने के अंदर अंदर जैसे आपने क्रेडिटर्स को पे करना होता है, वैसे ही आपने 2-3 महीने के अंदर अंदर बिल्स पेबल करने होते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स क्या है, बिल्स रिसीवेबल इसका रिवर्स है। आपने किसी को माल उधार पर दिया, आपने किसी को माल उधार पर दिया तो वो आपके डेटर्स कहलाते हैं। DEBTORS, बी साइलेंट होता है। ठीक है जी। आप कहते हैं जी ओके, आपसे कोई माल उधार पर लेने आया, आपने उसको माल उधार पर दे दिया, उसको कह रहे हैं यार तुम मेरे से माल तो उधार पर ले जाओ, लेकिन मेरे को एक बिल लिख करके दो। क्या बिल लिख करके दो? एक बिल लिख करके दो, और उस बिल में लिख करके दो कि आई एम XYZ एंड कंपनी हैज टू पे ₹70,000 टू डेक्स्टर इंग्लैंड, और उस पर अपने साइन करके दो, उसको मैं भी अपने साइन करूंगा। ओके, तो वो एक प्रूफ हो जाता है। अब बिल्स जो डेटर्स के जिसको आपने माल उधार पर दिया, वो भी आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर पैसा देगा ही देगा, और जो भी उसकी जिससे डेटर से आपने बिल ले लिया, ओके, जिस डेटर से आपने बिल लिखवा लिया, वो भी आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर पैसा लौटाएगा। ये आपके शॉर्ट टर्म एसेट में कहलाया जाएगा। फिलहाल अब मैं आपको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी समझा रहा था। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स होते हैं और बिल्स रिसीवर भी आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, बहुत, क्योंकि करंट में लाइबिलिटी है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। करंट लाइबिलिटी इज ए लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज डेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, शॉर्ट टर्म लोन। देखिए ये जो कितने हमारे मार्केट में उधार हमने लिया हुआ है, कितना मार्केट को उधार दिया हुआ है, ये हम साल के अंत में, साल का अंत कौन सा होगा, 31 मार्च 2026, उस दिन कैलकुलेट करते हैं कि इस दिन कितने क्रेडिटर्स खड़े हैं, कितने डेटर्स खड़े हैं, कितना बैंक लोन खड़ा है, कितनी कैपिटल खड़ी है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन ना 31 मार्च को होती है। इसलिए इसने जो यहाँ पे टर्म यूज करी है, डेट ऑफ बैलेंस शीट। 31 मार्च 2026 को हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सारी की सारी कैलकुलेशन हम 31 मार्च 2026 को ही करते हैं। ठीक है जी। तो 31 मार्च 2026 को हम देखेंगे। 31 मार्च 2026 को जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ना,
तो उस वक्त हम सारी की सारी अपने उधारी निकालेंगे और जो भी लेनदार की उधारी है, देनदार की उधारी है, सारी की सारी उधारी उस वक्त कैलकुलेट करेंगे और उस वक्त देखेंगे कि हमने 12 महीने के अंदर अंदर कौन सी हमारी उधारी खड़ी है, मार्केट जो हमने देनी है, उसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल देते हैं। अब देखिए ये एक और टर्म इसने यूज करी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो 3 4 5 साल के लिए लिया जाता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है आपको बैंक को ना विद इन 1 ईयर 12 महीने के अंदर अंदर पे करना होता है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आता है। ओके, अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो आपको 12 महीने के बाद पे करनी है वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी करंट नॉन करंट लाइबिलिटी दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 12 महीने के बाद पे करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर। देखिए डिबेंचर्स आपके सिलेबस में नहीं है। कंपनी को जब मार्केट से पैसा उधार चाहिए होता है ना तो कंपनी ना डिबेंचर इशू करती है, और वो डिबेंचर कहती है जिसको हमें पैसा उधार चाहिए, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं और डिबेंचर इशू के बदले में हम आपको कुछ ना कुछ ब्याज पे करेंगे, आप हमारे को डिबेंचर खरीदिए और हम आपको ब्याज परचेज करेंगे। और जो डिबेंचर पे होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, 12 महीने के बाद के पेपर होते हैं, 3 4 साल 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए जाते हैं। तो डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। अब है जी एसेट। एसेट मैंने आपको बताया था, एसेट क्या है? बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, ओके, वो आपकी एसेट है। इसके अलावा कुछ पैसा आपने मार्केट में उधार दिया हुआ है, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी तो थे, मार्केट से आपने उधार लिया हुआ है। एसेट क्या है? आपने मार्केट को कुछ ना कुछ उधार दिया हुआ है। आप कैसे उधार देते हैं? आप डेटर को उधार देते हैं। कोई आपसे माल लेने आया, आपने उधार पर उसको आपने उसको उधार पर माल दे दिया, कह रहा है 2 3 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा, 2 3 महीने में लौटा देगा। तो ये डेटर भी आपकी एक संपत्ति है, ठीक है जी, इससे आपने पैसा लेना है, ये आपकी एसेट है। ओके, इसकी एक और डेफिनेशन है, इसकी एक और डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, हमारे के साथ जो भी हमारी एसेट्स है उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है जी। ये आपके इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, ठीक है जी। देखिए आप इसको बड़ा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। कभी आपके फादर साहब, आपके मदर आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और वो अंदाज़ा लगा रहे हैं, देखो जी, एक तो जिस फ्लैट में हम रहते हैं वो फ्लैट हमारा है, हमारे गांव में हमारी कुछ लैंड पड़ी है वो भी हमारी संपत्ति है, मेरे घर पे 50,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है वो भी मेरी संपत्ति है, बैंक में मैंने कुछ एफडी कराई हुई है, बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा कुछ रखा हुआ है लाख 1 रुपये का, वो मेरी संपत्ति है, मेरे पास घर पे कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है वो मेरी संपत्ति है, ठीक है जी। तो ये संपत्ति आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। घर पे मेरे फर्नीचर पड़ा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, महंगी पेंटिंग रखी हुई है, उस कार रखी हुई है, वो सारी की सारी ये आपकी संपत्ति होती है। ओके, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये बिजनेस की संपत्ति हो जाएगी, बिजनेस की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मेरे एग्जांपल में मैंने क्या क्या इसकी संपत्ति है, एक तो ये फर्नीचर परचेज करके लाया है, ये इसकी संपत्ति है, लैपटॉप इसकी संपत्ति है, एसी इसकी संपत्ति है, ठीक है जी। इवन ये कॉटन जो है ना, कॉटन भी की भी इकोनॉमिक वैल्यू है, कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स है, ये भी उसकी संपत्ति है, इसको बेच करके कल को वो पैसा कमाएगा। ये सारे फिक्सचर एंड फर्नीचर इसकी संपत्ति है। ओके ओके, तो आइए इसकी थ्योरी देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहे एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपके बिजनेस ओन कर रहे हैं, जो बिजनेस आपके मालिक हैं आपकी प्रॉपर्टी के, वो आपकी प्रॉपर्टी है। मेरे एग्जांपल में बिजनेस ने क्या क्या खरीदा था? एसी खरीदा था, लैपटॉप खरीदा था, कंप्यूटर खरीदे थे, फर्नीचर खरीदे थे, फिक्सचर खरीदे थे, कोई उसके पास कार रही होगी माल लोड करने के लिए, वो कार उसकी संपत्ति है, कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो इसकी संपत्ति है, क्या फैक्ट्री की लैंड है वो उसकी संपत्ति है,
ठीक है जी, जो वो फिनिश गुड्स मार्केट में गारमेंट्स वगैरह जो बना रहा है, जो भी वो लेडीज गारमेंट, जेंट्स गारमेंट, उसको बेचकर भी तो पैसा कमाएगा, उसकी भी तो कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है ना, तो वो भी उसकी संपत्ति है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस ने, बिजनेस इसका ओनर है। इसके अलावा अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, जो डेटर्स हैं जिनको उसने मार्केट में माल उधार पर दिया हुआ है, वो कल को इसको पैसा लौटाने आएंगे तो वो अमाउंट ड्यू टू इट कहलाएगा। ठीक है जी, वो भी उसकी संपत्ति है। ओके, वो उसकी एसेट है। कह रहा है एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस विच विल एनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। जो भी आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट कमाएंगे, वो सारे के सारे आपकी संपत्ति हैं। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, एसी, लैपटॉप, बिल्डिंग, कार, आपके गुड्स, ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, और ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके बिजनेस को हेल्प करेंगे फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए, इसलिए ये आपकी संपत्ति कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दिया भाई, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपी, पेटेंट। अब देखिए गुडविल, ट्रेडमार्क, इसके लिए ना मैंने अलग से स्लाइड में आपको समझाना है। अगर मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा ना तो ये लेक्चर बड़ा वास्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं, आप ये समझ लीजिए ये बिजनेस की ना एसेट होते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए, जैसे बिल्डिंग होते हैं, लैंड होता है, मशीनरी होती है, फर्नीचर होते हैं, ये भी बिजनेस की एसेट होती हैं, ये भी इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसकी मदद से आपकी एंटिटी को, आपके बिजनेस को पैसा कमाने में मदद मिलता है, इसलिए ये आपकी एसेट होते हैं। ओके, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में जब आप मुझे मौका मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। अब बिजनेस की एसेट है तो बिजनेस ही ओन करेगा ना, कोई और तो ओन नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आपकी एसेट टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, गुडविल, ये सब तो आपकी एसेट टेंजिबल है। टेंजिबल एसेट जो इसको हम देख सकते हैं, ये पेन, इसको हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट क्या होती हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सीन नहीं कर सकते हैं। ये गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब आपकी इनटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि इनको हम देख भी नहीं सकते हैं और अब हम इनको टच भी नहीं कर सकते हैं। ओके, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जिसकी वैल्यू नहीं होगी उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे नहीं, तो हम पहले चैप्टर में बड़े अच्छे से सीख के आ चुके हैं। इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसकी वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू मनी में हम मेजर कर सकते हैं। और एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। देखते हैं अब ये तीनों एसेट्स को ही कवर करते हैं। नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। देखिए नॉन करंट एसेट क्या एसेट है, जो भी एसेट हमने रखी हुई है बिजनेस में नोट फॉर सेल, जो एसेट है ना वो आपकी नॉन करंट एसेट है। और कोई एसेट सेल के पर्पज से आपने रखी हुई है वो आपकी करंट एसेट है। हमारे एग्जांपल में जो महेश मंदानी जी कॉटन से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, ठीक है जी, तो वो कॉटन मार्केट से लाते हैं जो उसका रॉ मटेरियल है, और कॉटन से वो गारमेंट्स बनाते हैं। ओके, कॉटन से गारमेंट्स। ओके, तो देखिए ये जो गारमेंट्स है ना, गारमेंट्स का मेन बिजनेस है महेश मंदानी जिनका, इनका ये मेन बिजनेस ही यही है गारमेंट्स को बेचना, गारमेंट्स का व्यापार करते हैं। तो ये जो गारमेंट्स इन्होंने रखे हुए हैं सेल के लिए रखे हुए हैं, जो भी एसेट उन्होंने सेल के लिए रखी होती है वो आपकी करंट एसेट होती है। लेकिन उन्होंने इसके अलावा बड़ी सारी एसेट रखी हुई है, एसी रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है, कार रखा हुआ है, बिल्डिंग रखा हुआ है। इन सब बिजनेस में, इन सब
इन सब एसेट में वो डील नहीं करते। बिजनेस की एसेट तो है, बिजनेस की प्रॉपर्टी तो है, इसकी इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक वैल्यू भी है, ठीक है, लेकिन ये नोट फॉर सेल है। तो ये जो नोट फॉर सेल है ना, ये आपकी नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगी, ये फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगी। और जो फॉर सेल बिजनेस ने रखी हुई हैं, जैसे कि गारमेंट्स हैं, ठीक है जी, इसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है, ये भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ये आपकी करंट एसेट्स कहलाएंगी। ओके। अब जो नॉन करंट एसेट्स होती है ना, वो बिजनेस को फ्यूचर अर्निंग में फैसिलिटेट करती है, फ्यूचर अर्निंग में हेल्प करती है, ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, आइए इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में कोई पॉइंट रह गया तो मैं आपको समझा दूंगा। नॉन करंट एसेट्स आर दूज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल रखी हुई है जी, मुझे बेचने के लिए नहीं रखी हुई है मैंने, बट आर हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। ये सारे की सारी आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के ऑपरेशन को ऑपरेट करने में मदद करती हैं। सोफे पे कोई कस्टमर आके बैठेगा, मशीनरी से हम फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, सारे के सारे बिजनेस के ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। लेकिन ये मशीनरी या फर्नीचर, कंप्यूटर हमने बेचने के लिए नहीं रखे हुए हैं। फिक्स्ड एसेट अब दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट फर्नीचर, फिक्सचर जिसको हम देख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग जिसको हम छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट क्या हो सकती हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वही हैं आपकी ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स जो होती हैं जिसका मेन पर्पस होता है, हमने सेल के लिए रखी हुई हैं, जिसका मेन पर्पस है हम उसको कैश में कन्वर्ट करा लेंगे बहुत जल्दी। Current assets are those assets which are held by an entity for converting them into cash. करंट एसेट्स का पर्पस इतना है, हम उसको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट करा लेंगे, विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं। जो भी हमने फिनिश गुड्स रखे हुए हैं, हमारी इंटेंशन यही रहती है 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में हम उस फिनिश गुड्स को बेच देंगे और अगले साल नए नए फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो ये एग्जाम्पल दे रहा है, डेटर्स, ओके, बिल्स रिसीवेबल आर कन्वर्टिबल इनटू कैश। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी रियलाइज्ड इन कैश, will never be realized, prepaid expenses will never be realized in cash, still these are included in current assets because service or benefit will be available against them without further payment। एक बार मैं अपने एग्जांपल पर आपको फिर से लेके चलता हूँ। देखिए मैंने ना यहाँ पर एक पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, जो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रिलेट्स टू 1 अक्टूबर 2025 टू 30 सितंबर 2026। जो उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए, मशीनरी के लिए प्रीमियम इंश्योरेंस खरीदा हुआ था, वो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के उसने कब तक के लिया हुआ है, 30 सितंबर 2026 तक के लिए लिया हुआ है। देखिए इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूं, 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026। दूसरा क्या है, 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026। ये भी 6 मंथ है, ये भी 6 मंथ है। जब वो अकाउंट्स बना रहे हैं ना, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के अकाउंट्स जो बना रहे हैं ना, तो जो उसने 50,000 रुपए का जो प्रीमियम पे करा है ना, वो तो रिलेट करता है 2025-26 के अकाउंटिंग पीरियड से। लेकिन जो उसने 25,000 रुपए का जो प्रीमियम है ना, वो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए उसने पे कर दिया है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए उसने अभी पे कर दिया ना, वो उसके प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपकी करंट एसेट होती है।
प्रीपेड एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हमें कैश नहीं मिलता, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक्सपेंसेस पहले से पे कर दिए तो अब हम मार्केट में जाकर कहेंगे यार मैंने तेरे को पहले से पे कर दिए थे तो मुझे वापस दे दो मेरे 25,000 रुपये। ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, जो एक्सपेंसेस मेरे को अगले साल पे करने थे अब मुझे अगले साल वो एक्सपेंसेस पे नहीं करने पड़ेंगे। इसको बोल देते हैं हम सेविंग इन कैश आउटफ्लो। 25,000 रुपये का दो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इस साल के लिए रिलेट करता है, 25,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट साल के लिए रिलेट करता है, तो मुझे नेक्स्ट ईयर अब पे नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये मेरे का कैश इन आउटफ्लो की सेविंग हो गई, मेरे को अब ये नेक्स्ट ईयर कैश आउटफ्लो नहीं करना पड़ेगा। तो एक कंसेप्ट है सेविंग इन कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो। अब ये जो 25,000 रुपये नेक्स्ट ईयर का जो मुझे पे नहीं करना पड़ेगा ना, इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा एक तरीके से कैश इनफ्लो ही है, ठीक है जी। तो इसी कंसेप्ट के कारण ये बोलता है जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना वो आपको कैश में तो नहीं मिलेंगे लेकिन अब आपको फ्यूचर में पे नहीं करने पड़ेंगे। फ्यूचर में पे नहीं करने पड़ेंगे तो इसलिए आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्यूचर में आपके कैश को बचा रहे हैं। फ्यूचर में एक तरीके से मान लीजिए आपका कैश का इनफ्लो ही है। सेविंग इन कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो, इसलिए आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट हैं। ओके, अब करंट एसेट्स आर known with several names like floating assets, circulating assets, short lived assets और active asset। देखिए मैंने आपको बताया जो भी ये फिनिश्ड गुड्स हैं उसके लिए गारमेंट्स जो हैं उसके लिए करंट एसेट है क्योंकि वो साल भर के अंदर अंदर उसको बेच देगा, पैसा में कैश में कन्वर्ट करवा लेगा। अब क्या होगा, वो फिनिश्ड गुड्स मार्केट में बेचेगा, मान लेते हैं उसने उसको उधार में बेच दिया, उधार में बेचने के कारण उसके डेटर क्रिएट हो गए, ठीक है जी। 50,000 रुपये के फिनिश्ड गुड्स थे, 50,000 रुपये के उसने बेच दिए उधार में, तो उसने 50,000 रुपये की डेटर्स। अब डेटर्स को वो कहेगा जी अब आप मेरे को बिल्स रिसीवेबल लिख करके दो, ठीक है जी, आप मेरे को 3 महीने बाद पैसा लौटा दोगे, मेरी सेफ्टी के लिए वो बिल्स रिसीवेबल उसने लिखवा लिए 50,000 रुपये, वो उसके बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए। अब 50,000 रुपये 3 महीने बाद बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट डेटर्स उसको पैसा देने आएंगे, तो बिल्स रिसीवेबल 50,000 रुपये के कन्वर्ट हो गए, बिल्स रिसीवेबल 50,000 रुपये के कैश में कन्वर्ट हो गए। अब वो कैश भी अपने घर नहीं रखेगा, कैश भी किसी ना किसी को एक्सपेंडिचर के रूप में कहीं ना कहीं उसको पे करने पड़ेंगे। अब ये जो आपके करंट एसेट्स हैं वो आपके फ्लोट होते जा रहे हैं, फिनिश्ड गुड से डेटर बन गए, डेटर से बीआर बन गए, बीआर से कैश बन गए, फ्लोट हो रहे हैं, ये सर्कुलेट हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं और इनकी एज बड़ी कम है। 2-3 महीने में डेटर बन जाते हैं, फिर 1-2 महीने में बीआर बन जाते हैं, फिर 10-15 दिन में कैश बन जाते हैं। तो ये इनकी एज भी बड़ी कम है, एज कम होने के कारण इनकी लाइफ कम है, इसलिए बोल देते हैं इनको शॉर्ट लिव्ड एसेट भी बोल देते हैं, ठीक है। सर्कुलेट होते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं, इसे सर्कुलेटिंग एसेट भी बोल देते हैं और फ्लोटिंग एसेट भी बोल देते हैं। और एक्टिव, ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं, कभी भी फिनिश्ड गुड्स से ये गुड्स से डेटर बन जाएंगे, डेटर से बीआर, बीआर से कैश, ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसको एक्टिव एसेट भी बोल देते हैं, ठीक है जी। सारे के सारे नाम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आइए जी आगे देखते हैं। करंट एसेट्स के लिए कुछ और पॉइंट बता रहे हैं। करंट एसेट्स आर यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट इन लिक्विडिटी ऑर्डर। लिक्विडिटी इज द फैसिलिटी फ्रॉम विच एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कह रहा है जी जो भी आपके ये करंट एसेट्स हैं, जो जितना ज़्यादा लिक्विड है ना, जिसको हम जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उस ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड तो कैश ही है ना, सबसे ज़्यादा लिक्विड तो कैश ही है, और कैश आपकी एसेट तो है ही क्योंकि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी भी है और ये इकोनॉमिक रिसोर्स भी है, इससे आपको भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा और यही आपकी एसेट की डेफिनेशन है। तो कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है, कैश नंबर 1 पे आता है। फिर बैंक कैश से थोड़ा सा लिक्विड कम माना जाता है क्योंकि बैंक मान लेते हैं कि कभी आपका यूपीआई आईडी नहीं चल रहा तो आप किसी को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ओके। कभी बैंक की हॉलीडे है, बैंक से आप कैश नहीं निकलवा पाएंगे, तो हमेशा कैश ज़्यादा लिक्विड है, बैंक थोड़ा सा कम लिक्विड है। बैंक से पैसा निकलवाने में कभी कभार कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए बैंक दूसरे नंबर की लिक्विडिटी है। उसके बाद तीसरे नंबर की लिक्विडिटी जो है बिल्स रिसीवेबल है। जो भी जिसको भी आपने मार्केट में
माल उधार पर दिया है, उससे आपने बिल लिखवा लिया, ठीक है जी। अब बिल लिखवाने के बाद तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि वो पैसा देकर ही जाएगा, ओके। तो वो बिल्स रिसीवेबल जो होता है डेटर से ज़्यादा लिक्विड माना जाता है, क्योंकि हमने डेटर से एक एडिशनल प्रूफ ले लिया बिल्स रिसीवेबल के रूप में। तो बिल्स रिसीवेबल की लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो बिल्स रिसीवेबल के कैश में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, डेटर्स के कैश में कन्वर्ट होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। अब इन दोनों के बीच की एक लिक्विडिटी आइटम होती है, वो होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कई बार मार्केट में ना बिजनेस के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा ना बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर देता है। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मान लो शेयर खरीद लिया उसने 10 12 15 20 दिन के लिए, या किसी को पैसा उधार पे दे दिया, कहता है जी मैं 15 दिन के लिए उधार पे दे रहा हूँ, इसके अंदर अंदर जिसको भी उधार पे देगा वो उसको पैसा लौटाना पड़ेगा, ओके। तो शॉर्ट टर्म के रूप में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है 20-25 दिन की या 1-2 महीने की। तो डेटर्स तो जनरली 1 से 3 महीने की इनकी लिक्विडिटी पीरियड होती है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी जो होती है ना 1 से 2 महीने में हम उसे कैश में पैसा रियलाइज कर लेते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी जो होती है डेटर से ज़्यादा मानी जाती है, ओके। तो ये बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स के बीच में एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। और उसके बाद छठे नंबर पर है प्रीपेड एक्सपेंसिव। प्रीपेड एक्सपेंसिव हम कैश में रियलाइज नहीं करते, हमने फ्यूचर में कुछ खर्चा करना था, हमने फ्यूचर का खर्चा आज ही कर दिया, उसके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में हमें उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा भी नहीं, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सर्विस ही मिलेंगी हमारे को, ओके। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो लिक्विडिटी होती है सबसे आखिर में होती है, जिसको करंट एसेट सबसे आखिर में लिक्विडिटी के रूप में सबसे आखिर में लिखा जाता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें कैश नहीं मिलता है। हम मान लेते हैं सेविंग इन कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो, लेकिन इसके अगेंस्ट एक्चुअल में कैश नहीं मिलता है। तो ये इसने लिक्विडिटी बता दी। कैश इन बैंक पहले नंबर पे, बैंक बैलेंस दूसरे नंबर पे, बिल्स रिसीवेबल तीसरे नंबर पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चौथे नंबर पे, डेटर्स पांचवें नंबर पे, स्टॉक सातवें नंबर पे, ठीक है जी। स्टॉक एक आइटम मैं भूल गया, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसिव सातवें नंबर पर है, ठीक है जी। छठे नंबर पर स्टॉक है, ठीक है जी, क्योंकि प्रीपेड के एक्सपेंसिव के अगेंस्ट तो हमें कैश मिलेगा ही नहीं। स्टॉक क्या हो गया, कॉटन आपका स्टॉक है, फिनिश्ड गुड्स आपका स्टॉक है, कॉटन को आप कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में बेचेंगे, उसमें हमारे को मान लेते हैं हम 4 से 5 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसकी लिक्विडिटी ऑर्डर छठे नंबर डेटर्स के बाद ही आएगा ना, स्टॉक तो डेटर्स के बाद ही आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं फिनिश गुड्स कब बिके ना बिके, कॉटन पता नहीं हम कब 3-4 महीने उसको हो सकता है फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में ही लग जाए, ठीक है। तो इसकी लिक्विडिटी ऑर्डर जो होता है डेटर्स के बाद स्टॉक आता है, स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है। अब एक है फिक्टिशियस एसेट का कंसेप्ट, मैं आपको जब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कराऊंगा उसके साथ मैं आपको फिक्टिशियस एसेट का कंसेप्ट कराऊंगा, फिलहाल अभी मैं इसको नहीं करा रहा, ओके। देखिए 1:28 हो गए हैं, ठीक है। मैं अभी आपको फिलहाल रिसीट नहीं करा रहा, लेकिन मैं आपको ना एक जो मैं गुडविल जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट मैं आपको कवर करा देता हूं आज के लेक्चर में। देखिए इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं। इंटेंजिबल एसेट बिजनेस की एसेट तो है, यानी कि बिजनेस की प्रॉपर्टी है, वो इकोनॉमिक वैल्यू भी है इनकी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आपकी हेल्प करेंगे बिजनेस को रिवेन्यू जनरेट करेंगे, रिवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेंगे, ओके। लेकिन ये एसेट्स को हम ना देख नहीं सकते हैं और इसको टच भी नहीं कर सकते हैं।
फर्नीचर, फिक्सचर इत्यादि को तो हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स को हम देख भी नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली इंटेंजिबल एसेट जो है वो आपकी गुडविल है। गुडविल क्या है? गुडविल आपकी एक रेप्यूटेशन है। एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे शहर में ना, हमारे शहर में मिठाई की बड़ी सारी दुकानें हैं, पन्नालाल, नाथुराम, पन्नाराम, बीकानेर, शंकर, उन सब में ना बीकानेर की भी बड़ी, बीकानेर नाम से भी महा बीकानेर, लक्ष्मी बीकानेर, एक दुकान है श्री बीकानेर। श्री बीकानेर की गुडविल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उसकी रेप्यूटेशन है मार्केट में। उसका माल सबको पता है रोहतक शहर में बहुत अच्छा होता है, इन बाकी कंपैरेटिवली, बाकी मिठाई की दुकानों की कंपैरेटिवली सबसे अच्छा माल, सबसे अच्छा टेस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो बीकानेर की मिठाइयों की है। तो उसकी जो रेप्यूटेशन मार्केट में बनी हुई है ना, वो उसकी रेप्यूटेशन जो है वो उसकी गुडविल है। अब उसकी गुडविल के कारण, उसकी गुडविल के कारण उसके पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं, उसकी सेल ज़्यादा है, बाकी दुकानों की सेल कम है। तो वो गुडविल इकोनॉमिक रिसोर्स है, बिजनेस को पैसा कमाने में मदद कर रही है वो, ओके। लेकिन गुडविल क्या, अब मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूँ कि लो जी मैं बीकानेर की गुडविल उठा करके ले आया। बीकानेर का फिक्सचर, फर्नीचर तो उठा करके ला सकता हूँ मैं, फिक्सचर भी उखाड़ लिया कर ले आ सकता। गुडविल क्या है? गुडविल तो मार्केट में है तो है, उसको मैं देख भी नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। गुडविल तो उसकी रेप्यूटेशन है, तो वही आपकी गुडविल है। तो वो आपकी एक इंटेंजिबल एसेट है। ये देख सकते हैं गुडविल क्या है? बिजनेस की रेप्यूटेशन है। और गुडविल को देखिए, हम आप ना 11th में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 12th में पढ़ेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं। मैं बुक्स में ना गुडविल कैलकुलेट कर सकता हूँ कि बीकानेर की गुडविल की वैल्यू 10 लाख रुपए है, 50 लाख रुपया है, या 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया है। गुडविल मनी में वैल्यू में मेज़र की जा सकती है। उसका मैं मेथड आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है जी, लेकिन उसको मनी में मेज़र किया जा सकता है, ओके। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, मान ले एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि जो आपको मैंने श्री बीकानेर का एग्जांपल दिया ना, वो आज की डेट में बड़े ही ओल्ड एज हो गए हैं, ओल्ड एज हैं, और उनके दो बेटे हैं, दोनों के दोनों बेटे फॉरेन में सेटल हैं, और वो कहते हैं यार मैं इस बिजनेस को और कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो ये बिजनेस को मैं बेचूंगा। अब बेचे हैं तो बड़े सारे मार्केट में लोग आगे कहते हैं जी आप हमें बेच दीजिए श्री बीकानेर के नाम से, हम अच्छा आपकी तरह ही माल बनाएंगे, आप हमारे से पैसा ले लीजिए। तो अब उसके बिजनेस की जो वैल्यू लगी ना, उसके बिजनेस की वैल्यू कैसे लगेगी? एक तो उसने जो मिठाइयाँ रखी होंगी, गुड्स रखे होंगे, मिठाइयाँ उसकी गुड्स हैं, ठीक है जी, जिसमें गुड्स क्या होते हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है वो उसकी गुड्स होती हैं। उसका कुछ फर्नीचर रखा होगा, मशीनरियाँ जिससे वो मिठाइयाँ बनाता होगा, उसकी कुछ दुकान होगी, दुकान यानी कि लैंड और बिल्डिंग होगी, उसकी वैल्यू लगेगी। अब इनकी वैल्यू निकल करके आई 1 करोड़ रुपया। अब बीकानेर के वाला कहता है जी आप मेरी दुकान को 1 करोड़ रुपए में मैं आपको नहीं बेचूंगा, मैं आपको बेचूंगा 1.5 करोड़ रुपए में, ठीक है जी। अब जो ये 50 लाख रुपए उन्होंने जो एक्स्ट्रा मांगे हैं ना, वो उन्होंने अपनी गुडविल के मांगे हैं। कह रहे हैं जी आप मेरे नाम से कल को बिजनेस चलाओगे, इसी दुकान के, यही दुकान में रह करके मैं आपको दुकान भी बेच करके जा रहा हूँ, तो आपकी सेल मार्केट में ज़्यादा होगी। ये 50 लाख रुपए तो आप 2 साल में रिकवर कर जाओगे, तो 50 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा दीजिए। 1 करोड़ रुपए तो मेरी एसेट की वैल्यू है, मेरे बिजनेस की वैल्यू है, लेकिन मैं आपसे 1 करोड़ रुपए ना लेकर के मैं आपसे 1.5 करोड़ रुपए लूंगा। तो ये 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने गुडविल की वैल्यू निकाल ली, ठीक है जी। तो जो भी आदमी इनका गुड्स परचेज करेगा ना, तो वो अब 50 लाख रुपया अपनी बुक्स में गुडविल परचेज जो कर करके लाया रिकॉर्ड करेगा। इस तरीके से गुडविल की वैल्यू निकाली, गुडविल की वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, मनी में एक्सप्रेस की जाती है, ओके। कह रहे हैं ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुडविल हमेशा जब कोई परचेज करता है तभी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब है जी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी आपकी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ट्रेडमार्क एक आपकी इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क क्या है?
देखिए कोई भी यूनिक नेम, कोई यूनिक सा नेम आपने अपने बिजनेस का रख लिया, यूनिक सा नेम आपने अपने बिजनेस का लोगो बना लिया, कोई आपने टैग लाइन बना दी अपने बिजनेस की, कोई भी आपने अपने बिजनेस का स्लोगन बना दिया और उन सबको रजिस्टर्ड करा लिया ट्रेडमार्क के रूप में, तो वो आपके ट्रेडमार्क हैं। ओके, क्या आपको एग्जांपल दूं? मैकडोनल्ड्स का एम आपने देखा हुआ है, और एम येलो कलर का देखते ही समझ जाते हैं ये मैकडोनल्ड्स है। उस एम को उन्होंने ना रजिस्टर्ड करा लिया है। ऐसा एम अब कोई नहीं बना सकता है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। वो ट्रेडमार्क जो उन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया है वो उसकी एक इंटेंजिबल एसेट है। ओके ओके, तो वो जो उन्होंने रजिस्टर कराया वो नाम भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, टैगलाइन भी हो सकता है और स्लोगन भी हो सकता है। ये थोड़ा एग्जाम थ्योरी के में दिखा देता हूँ आपको। ट्रेडमार्क क्या है? कोई यूनिक नेम, लोगो, टैगलाइन, स्लोगन, ये सारे के सारे आपके ट्रेडमार्क हैं और ये सारे के सारे आपके ट्रेडमार्क आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैकडोनल्ड्स का एम आपके मैकडोनल्ड्स के बर्गर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये मैकडोनल्ड्स हैं। ठीक है, अब ये यूनिक नेम, मैकडोनल्ड्स का नेम भी कोई दूसरा नाम नहीं रख सकता, ये एक तरीके का यूनिक नेम भी है, इसको इन्होंने रजिस्टर्ड करा सकता है। ठीक है, ये एम देख, ये एम उसके लिए एसेट, उसकी प्रॉपर्टी है ना जी। लेकिन ये ऐसा एम नहीं है कि एक एम उनके ऑफिस में रखा हुआ है, ये एक सिंबल है। ये तो सिंबल कभी भी कैसे भी बनवा सकते हैं, अपनी इस फर्म पे भी रख सकते हैं, अपनी दूसरे आउटलेट पर भी रख सकते हैं, ये भी इंटेंजिबल है। ये एम दिख रहा है, ये तो स्लोगन के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये एम कोई असल में उनके फैक्ट्री में कोई ऐसा एम नहीं रखा हुआ जो आपको दिखे, जो आप उसको सीन कर सके, टच कर सके। तो ये आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, अब देखिए ये एक ओडी का एक 4 सर्कल लोगो है। ये 4 जो सर्कल देखते ही आप समझ जाते हैं ये ओडी है, ओडी की कार है। अब ये 4 सर्कल कोई और यूज नहीं कर सकता है, इन्होंने रजिस्टर्ड करा सके, ये भी आपके इंटेंजिबल एसेट है। अब ये एप्पल देखते ही, कटा हुआ एप्पल देखते ही आप समझ गए होंगे आईफोन का एप्पल है, इसको भी इन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा है। अब कोलगेट है, कोलगेट देखते ही आपके माइंड में नाम आ जाता है टूथपेस्ट का, ये एक यूनिक नेम इन्होंने रखा हुआ है, तो रखा हुआ है, ये भी इनका ट्रेडमार्क है। ठीक है जी, गुडविल उनकी रेप्यूटेशन थी, ट्रेडमार्क को यूनिक सा नेम है, लोगो है या फिर टैगलाइन है। ठीक है, और वन से ट्रेडमार्क की रजिस्टर्ड, इट कैन नॉट बी यूज बाय अनदर एंटिटी। आपने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया तो उसको कल कोई दूसरी एंटिटी यूज नहीं कर सकती है। और कोलगेट इज ए नेम ट्रेडमार्क फॉर टूथपेस्ट कंपनी। अब पेटेंट क्या है? ये देखिए, आप कभी जब भी कोई नई इन्वेंशन करते हैं ना, उस नई इन्वेंशन को आप पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट इन्वेंशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ना अपनी गारमेंट्स बिजनेस में, कई सालों से मैं गारमेंट बिजनेस करता आ रहा हूँ, मेरे दादा परदादा का काम है। मैंने एक मशीनरी बनाई, ऐसी मशीनरी बनाई जो मार्केट में दूसरी मशीनरियों से बहुत फास्ट काम करती है। कैसी मशीनरी बनाई मैंने? अगर मार्केट की दूसरी मशीन 1 घंटे में 5 पैंट्स बनाती है ना, या फिर 5 शर्ट्स बनाती है, मेरी जो मशीन मैंने बनाई वो 1 घंटे में ना 7 शर्ट्स बना करके आउटपुट निकाल सकती है। मैंने इस तरीके की मशीनरी बना ली अपने इन्वेंटर, अपने वैज्ञानिकों की मदद से, अपनी इंप्लॉइज की मदद से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पेटेंट को जा करके रजिस्टर्ड करा दूंगा, जी मैंने ये इन्वेंशन कर दी है। अब ये मेरी इन्वेंशन जो मैंने कर दी है, किसी को ऐसी मशीनरी चाहिए तो मैं इस मशीनरी का डिज़ाइन आपको दे दूंगा। ठीक है, वो डिज़ाइन मेरे को वो कुछ पैसे देगा अपने प्रोडक्शन में, या कुछ डिज़ाइन के जो भी वो प्रोडक्शन करेगा, पर प्रोडक्शन पर पीस मुझे कुछ पैसा देगा। तो मेरी इन्वेंशन जो है वो इन्वेंशन मेरी पेटेंट के रूप में मैं रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ। ठीक है जी, तो यही आपकी इन्वेंशन होती है। ओके, आइए देखते हैं। पेटेंट इज अवेलेबल ऑन एनी न्यू इन्वेंटेड टेक्निक, मेथड और इंफॉर्मेशन। किसी ने ब्लूटूथ बनाया था ना आज से कई साल पहले, ब्लूटूथ को भी उसने शायद पेटेंट करवाया था, वो उसकी इन्वेंशन थी। ओके, तो वो नई किसी ने बल्ब बनाया था कई सालों पहले, वो बल्ब जो थी एक इन्वेंशन थी, वो इन्वेंशन वो उसने पेटेंट कराया था, उसको पैसा मिलता था जितने भी बल्ब बनते थे।
ए न्यू इन्वेंटेड प्रोडक्ट कैन बी डन पेटेंट. और example view invented a new machinery that production capacity or design is better than old machinery in market. मैंने एक मशीनरी बनाई है जिसका डिज़ाइन बहुत कपड़ों के बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाती है और जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बेटर है, तो वो मैं उस मशीन को पेटेंट करवा सकता हूँ. दिस न्यू मशीनरी कैन बी डन पेटेंट. पेटेंट इज अवेलेबल फॉर 20 ईयर्स ओनली. 20 ईयर्स के बाद वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हो जाता है. अब है कॉपीराइट. अब देखिए कॉपीराइट क्या है. कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी. कोई भी आर्टिस्टिक वर्क होता है ना, जैसे कि कोई फिल्म है, सॉन्ग है, कोई धुन है, ये सारे के सारे चीज़ों पर आप कॉपीराइट करवा सकते हैं. आज की डेट में किसी ने कोई गाना बनाया, मैं अपनी तरुण छाबड़ा क्लासेस पे उस गाने को चला नहीं सकता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मेरे पर कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा. मुझे इसे कॉपीराइट के तौर पर कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा. तो मैं ये कॉपीराइट के तौर पर, कॉपीराइट आपकी एक एसेट होती है, उसे भी मैं देख नहीं सकता, उसे भी मैं छू नहीं सकता. बस कॉपीराइट है तो है. किसी भी धुन पे मैं ले सकता हूँ, फिल्म पे मैं ले सकता हूँ. तो कॉपीराइट भी आपकी एक इंटेंजिबल एसेट है जो आपको मदद करती है पैसा कमाने में. आपके बिजनेस की एक प्रॉपर्टी है, आपके बिजनेस का एक इकोनॉमिक रिसोर्स है. राइट टू कॉपी इज ए कॉपीराइट. कॉपीराइट इज अवेलेबल ऑन आर्टिस्टिक वर्क लाइक पेंटिंग, बुक्स, सॉन्ग, मशीनरी नहीं, पोएम, फोटोग्राफ, नॉवल एक्सेट्रा. अगर ये देखिए मेरे पास बुक रखी नहीं है अभी फिलहाल, यहाँ पे डेस्क पे नहीं रखी है. टीएस ग्रेवाल की बुक है, शायद सुल्तान चंद पब्लिशर हैं. सुल्तान चंद पब्लिशर जितनी भी बुक्स पब्लिश करते हैं ना, जितनी भी बुक्स सेल करते हैं, टीएस ग्रेवाल जी को पर बुक कुछ ना कुछ कॉपीराइट के तौर पर पैसा देते होंगे. वो उनका कॉपीराइट है. ओके, तो वो बुक्स पर भी कॉपीराइट आपको मिलता है. वो भी आपकी बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट है. वो आपको पैसा कमाने में मदद कर रही है. तो यही आपका कॉपीराइट था. ठीक है जी, समराइज कर दूं मैं आपको. गुडविल तो है, एक रेप्यूटेशन है मार्केट में, जो बिजनेस की रेप्यूटेशन है. ट्रेडमार्क क्या है? कोई भी यूनिक सा नेम है, डिजाइन है, कोई टैग लाइन है, कोई स्लोगन है, वो आपका ट्रेडमार्क है. पेटेंट, कोई भी न्यू इन्वेंशन जो होती है ना, उसे आप पेटेंट करवा सकते हैं 20 सालों के लिए. कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट मतलब कि राइट टू कॉपी. कॉपीराइट किस किस प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है? बुक्स में, नॉवेल्स में. कोई आपने पोएम लिख दी, ओके, पोएम भी पब्लिकली आप गा नहीं सकते, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे कॉपीराइट के कुछ पैसे देने पड़ेंगे. कोई भी सॉन्ग, कोई भी ट्यून, ये सारे के सारे कॉपीराइट में अवेलेबल होते हैं. ठीक है जी, 1 घंटा 45 मिनट लगभग हो गए हैं. अगला लेक्चर रिसीट से मैं स्टार्ट करूंगा. ओके, फिलहाल इस लेक्चर को हम लोग पॉज करेंगे. आप अच्छे से देखिए, कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा. मुझे कॉल करिए, और मेरे नोट्स आप देखना चाहें तो मैं आपको नोट्स भी मेल कर दूंगा. मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए. फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पर पॉज कर रहा हूं. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया.